बहुत बहुत स्वागत आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका और बाजार में हमने देखा कि कल जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से थोड़ी सी रिकवरी के साइन जरूर देखें, लेकिन बॉन्ड यील्ड एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। आज हमारी वीकली एक्सपायरी है, कल एफआईज की फिगर भी थोड़ी छोटी आई थी, तो क्या इस सब के बीच में आज माहौल सुधरता हुआ दिखेगा? जो लास्ट आवर में कल दिखाई दिया और हमने 19,700 को भी बचाया, तो ऐसे में आज की आपकी ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। पहले चलिए आपके 4 बड़े ट्रिगर्स देख लेते हैं। के लिए सबसे बड़े संकेत डाउन नीचे से 250 अंक संभला है अपना, और गिफ्ट निफ्टी 19,700 के पार है, तो अच्छे संकेत कल ही दिख रहे थे आपको। और सितंबर का एफएनओ एक्सपायरी जो है वहां पर अगर आप रोल ओवर देखें तो निफ्टी में लगभग 57% रोल ओवर हुआ है। एमसीएक्स पर ट्रेड लगातार बना हुआ है और अब तो खबर भी आ गई, 3 अक्टूबर से नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा और एमसीएक्स में लगातार हम ट्रेड देख भी रहे थे, वहां एक बुलिश पैटर्न बना हुआ था। आगे भी फर्दर अभी अपसाइड कितना बाकी है ये आगे डिस्कस करेंगे। और ट्राई का डेटा आया है जुलाई में, जो रिलायंस जियो ने लगभग 39 लाख नए कस्टमर्स जोड़े हैं और भारतीय एयरटेल के कस्टमर्स में भी इजाफा हुआ है। चलिए तो अब शो की शुरुआत करते हैं। पहले आज के बड़े ट्रिगर्स समझते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट से कैसे ट्रिगर्स निकल गए। कल एक रिकवरी का आपको सेशन तो दिखाई दिया, मिक्सड ट्रेड देखने को मिला। आप अगर निचले स्तर से देखें तो दोनों इंडाइसेस में वहाँ रिकवरी देखने को मिली। S&P और 500 दोनों ही दिन के उछले स्तर पर जाकर बंद हुए। जो बड़े डेटा पॉइंट्स आज आने हैं, क्योंकि जॉबलेस क्लेम का डेटा पॉइंट आना है। आपको याद होगा कि कल जो होम सेल्स का डेटा था वो थोड़ा सा कमजोर था, उनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन आज जो नजर होनी है वो जीडीपी के आंकड़ों पे नजर होनी है, जॉबलेस क्लेम पर नजर होनी है, और साथ ही पीसीई का डेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट गाव जो होता है, बेंचमार्क होता है फेड के लिए भी, ये सारे डेटा पॉइंट्स आने। लेकिन जो बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी है, 15 साल के ऊंचाई पर जो आपको बॉन्ड यील्ड दिख रही है, उससे सारा माहौल बड़ा कॉशियस नज़र आ रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर आपको वहाँ के स्टॉक्स दिख रहे हैं। लास्ट वीक तो बेहद ख़राब रहा है दोनों इंडाइसेस के लिए, मार्च के बाद के लोज वहाँ टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे सेटअप के बीच में आज जो बड़े ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो ये, एक इंडियन मार्केट्स के लिए तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल रिबाउंड सा दिख रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी सिनेरियो चेंज होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट ब्रेंट क्रूड जो है वो $95 के पास है और उसकी चाल लगातार बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स आप देखें तो वो लगातार 105 के ऊपर, इनफैक्ट 106 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच में ट्रेड सेटअप जो ग्लोबल मार्केट से हमें आ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड आप देखिए वो 4.6% के पास बॉन्ड यील्ड है। यूएस डॉलर इंडेक्स आपको 106 के ऊपर अब दिखाई दे रहा है। तो ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा सा कॉशियसनेस की बात है, चिंता की बात है। और हमारे साथ इस वक्त अनुराग हैं बात करने के लिए, इस वक्त ग्लोबल सेटअप दिख कैसा रहा है और कितना वरीसम होना चाहिए। मॉर्निंग अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑफ कोर्स ये कॉशियसनेस है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए दोनों ही इंडिकेटर्स, चाहे वो बॉन्ड यील्ड हो, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, ये और साथ ही क्रूड जो ऊपर की चाल बनी हुई है, सबके बीच में जो ये लगातार यूएस के जो बजट को लेकर भी एक टेंशन है। 30 सितंबर तक वो जो बजट पास होना है वो बहुत कॉशियसनेस क्रिएट कर रहा है। इस वक्त आप रीड क्या कर रहे हैं यूएस मार्केट्स को? प्रियंका, मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द लिसनर्स। सो या प्रियंका, आई थिंक आपके पॉइंट्स सब वैलिड हैं। और जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, S&P काफी तेजी से चल रहा था करीब 4500 की तरफ, बट आई थिंक आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये रैली मार्च में शुरू हुई थी जब SVB क्राइसिस आया था एंड ऑल द लिक्विड मनी चेस्ड द 7 मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स, राइट। वो 7 स्टॉक्स में सब मनी जाके चला गया, जिसकी वजह से इंडेक्स लेवल तो जंप अप कर गया टुवर्ड्स 4500। और फिर AI की स्टोरी भी आ गई, तो साथ में हमने इंडेक्स को तो जंप कर दिया, बट अल्टीमेटली द अदर 493 स्टॉक्स ऑन S&P वर वेरी मेलो डाउन एंड दे
को बेसिकली ऑन अ वाईटीडी बेसिस उनका कुछ हुआ नहीं है। तो ये बड़ी एक थिन रैली थी एंड अल्टीमेटली अब उसमें करेक्शन आ रहा है। नाउ दैट वी रियलाइज, देखिए टेक्निकल चार्टिस्ट अपनी बात कह सकते हैं ऑन 200 डे डीएमए एंड 50 डे डीएमए, बट रियलिटी इज दैट जो अर्निंग प्रोजेक्शंस थे एआई के वो इस क्वार्टर में तो और अगले साल तो पैन आउट नहीं होंगे। सो अल्टीमेटली हाउ लॉन्ग कैन यू सस्टेन हायर वैल्यूएशंस व्हेन रेट्स आर एट 5.5%? फेडरल रिजर्व ने प्रोजेक्शंस में कहा भी है कि इस साल और कोई रेट कट्स बिल्कुल नहीं होंगे, और अगले साल जो 4 उन्होंने कहे थे वो भी अब उन्होंने 2 पे वापस कर लिया है अपना प्रोजेक्शन, एंड इवन वो 2 पे भी अब डाउट है। सो ओवरऑल प्रियंका, अगर ये सिनेरियो हम देखें तो अल्टीमेटली मार्केट्स विल हैव टू कम टू दिस रियलिटी दैट दिस इज नॉट अ जीरो रेट एनवायरनमेंट एंड रेट्स आर गोइंग टू स्टे हायर फॉर लॉन्गर, और वो बात ही है। और ऐसे में देयर इज नो सेंस कि हम बिग टेक कंपनीज को 30x के मल्टीपल्स दें और मार्केट 20x मल्टीपल्स पर है। सो ब्रॉडली ये एक फंडामेंटल प्रियंका व्यू है विच आई हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड, एंड मार्केट हैज ट्राइड बट देन नाउ इट इज ट्राइंग टू कम बैक टू रियलिटी के थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। आई वुड से समवेयर अराउंड 4,000 to 4,100, इतना करेक्शन तो चाहिए मार्केट में। बाकी अर्निंग्स आएंगी तो हमें उससे पता लगेगा कि क्या होता है। सेकेंड पॉइंट प्रियंका, आई थिंक आपने जो कहा वो ठीक कहा कि इन द नियर टर्म देयर आर 2-3 हेडविंड्स। देखिए वो शटडाउन तो रिजॉल्व हो जाएगा, गवर्नमेंट अल्टीमेटली आई थिंक दे विल बी शटडाउन तो होगा बिकॉज अभी एग्रीमेंट नहीं आया है, बट दैट्स फाइन, वो हफ्ते 10 दिन में रिजॉल्व भी हो जाएगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स हैव टू मूव ऑन, और स्ट्राइक चल रही है उसका भी रेजोल्यूशन निकलेगा। बट स्टूडेंट लोन शुरू हो रहा है, ये हमारी बहुत पहले एक बार बात हुई थी। आई टोल्ड के इन्फ्लेशन का अल्टीमेट तो स्टूडेंट लोन से निकल सकता है। 3 साल बाद स्टूडेंट लोन शुरू हो रहा है। अबाउट 45 मिलियन पीपल विच इज 1/3 ऑफ द वर्क फोर्स इन यूएस, $400 पर मंथ उनके पर्स से निकलेगा, जिससे इन्फ्लेशन में कूल डाउन की उम्मीद है। तो ये एक होप है, बट अगर वो इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा तो अर्निंग्स भी ड्रॉप हो सकती है। तो यहाँ पर हम कहीं फंसे हुए हैं प्रियंका, बहुत सारी चीजें हैं। ऑयल का ऑफ कोर्स एक अलग सिनेरियो चल रहा है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, बट आई वुड से डॉलर इंडेक्स इट्स अ इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन, बट डायरेक्टली दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग प्लेड आउट। उसके नतीजतन डॉलर इंडेक्स में भी फर्क पड़ेगा, और बॉन्ड विजिलेंटेज का एक रिस्क आ गया है। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट प्रियंका। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो यहाँ रिफ्लेक्ट किया, जो स्टूडेंट लोन के पॉइंट की बात आपने की, जिससे शायद इन्फ्लेशन कूल ऑफ, लेकिन देखना होगा दूसरे और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कितने सपोर्टिव होते हैं, कैसे सिनेरियो बताएं। बट S&P पर आप लगभग 4,000-41,000 तक, 4100 तक का लेवल भी देख रहे हैं, यानी यहाँ से थोड़ी और करेक्शन की पॉसिबिलिटी दिखती है। शुक्रिया अनुराग, ये इनपुट्स देने के लिए, आज समय देने के लिए, और ये सारा सेटअप हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट्स की। अब एक बार डोमेस्टिक मार्केट्स को भी समझ लेते हैं क्योंकि कल एक हमने रिबाउंड देखा अच्छा, और कल रिलायंस ने भी सपोर्ट किया, लार्ज कैप बैंक्स में थोड़ी सी वापसी आपको दिखाई दी, और ऑटो तो चल ही रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल सारे सेक्टर से एक एनर्जी पैक से जो एक पार्टिसिपेशन आई, उससे अब आज का सेटअप दिख कैसा रहा है, डिम्पीए में बताएंगे। आज एक्सपायरी भी है, एफएनओ का डेटा भी उन्होंने रीड किया है। इस वक्त सेटअप दिख कैसा रहा है ग्लोबल मार्केट्स का, क्योंकि इंडियन मार्केट्स का, क्योंकि लॉन्ग्स कैरी करने की सलाह हमने कल क्लोजिंग ट्रेड में भी दी थी। डिम्पी, शुक्रिया प्रियंका। देखिए, कल 2 हिस्सों से आपको बाजार को देखना होगा। इंटरेस्टिंग, सभी लोगों को ये दिखा कि कल शॉर्ट कवरिंग आई है। यस, शॉर्ट कवरिंग थी। मार्केट ने कल किया क्या कि अपने आप को ठीक किया कि चला, तो मैं बोलूँगा अपने आप को ठीक करने की प्रोसेस शुरू कर दी उसने क्या किया, एक 3-3 का एब्जॉर्ब किया। हमने एक वर्ड आपके सामने 3-4 दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं कि मार्केट हर चीज़ को देख रहा है। क्या बाजार को नहीं पता कि 106 के ऊपर का डिक्सी चला गया? क्या मार्केट को नहीं पता चल रहा कि 95 के ऊपर का क्रूड है? क्या ये मार्केट को नहीं समझ में आ रहा कि यूएस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है? सब समझ में आ रहा है, लेकिन बाजार सिर्फ उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ उसको देख रहा है, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा। ये रिएक्शन खतरनाक होगा जब भी होगा। ये रिएक्शन तेज़ी और मंदी दोनों का होगा। फिलहाल मार्केट एक रेंज में रहेगा। आज जिसने जो कल किया, कल उसने एक बेस बनाने का काम अपना पूरा किया। जो 3-4 दिन की नेगेटिविटी मार्केट के अंदर थी, कल उसने उसको ये बता दिया कि देखिए मैं 550-600 वाली रेंज को सपोर्ट मानता हूँ। और ये बात हमने आपको ऑलरेडी पहले भी बताई थी कि 550-600 वाली रेंज अपने आप में मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। दूसरी बात, क्या भरोसा
आ जाएगा कि बाजार बहुत तेजी से चल जाएगा, तो उसका मेरे को थोड़ा सा डाउट है। डाउट इस वजह से है क्योंककि एफआईज वापस लौट के नहीं आ रहे हैं। एफआईज की कल भी होल्डिंग जो है वो 3% से और घट गई, 45% के आसपास आ गई। और ध्यान रखा जाए, हम 45 से ही 65 हुए थे और 65 से ही 45 हो गए वापस इस सीरीज के अंदर। तो इस सीरीज के अंदर हमने जहां से शुरुआत की थी, हम वहीं पे जाके इसको क्लोज कर रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट है मेरा, जो कि मैं नोटिस कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। तीसरा पॉइंट, जो बॉन्ड यील्ड्स की अभी आप जिक्र कर रहे थे और मेहमानों से चर्चा भी हो रही थी, ये देखिए बॉन्ड यील्ड्स आपको चलने नहीं देगा जल्दी जल्दी, ये यूएस मार्केट्स को नहीं चलने देगा। और अगर नहीं चलने देगा तो होगा क्या कि आपके पास एक रिदम नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिसको छोटे छोटे लेवल्स के तौर पर आप कैलकुलेट कीजिएगा। और मैं आपको अभी भी बता सकता हूं कि ज़्यादातर मेहमान, अभी आप उनसे कनेक्ट करेंगे और पूछ लीजिएगा भले, 19,800 के ऊपर अभी कोई भी बड़ा ट्रेड आपको नहीं देगा। पहले 19,800 आ जाए, क्लोजिंग हो जाए, उसके ऊपर लेवल्स दिख जाए, उसके बाद कोई बड़े लेवल्स हमको आते हुए दिखेंगे। एक और पॉइंट, लीडरशिप की थोड़ी मार्केट के अंदर कमी है, ये लीडरशिप थोड़ी चेक करनी होगी। देखिए कल एचडीएफसी नहीं चल रहा था, रिलायंस चल रहा था, तो बाजार ने क्या हुआ कि हल्की फुल्की दिखाई और अपने आप को थोड़ा हील करके ऊपर जाके क्लोज किया निफ्टी ने, बट बैंक निफ्टी ने नहीं किया क्योंकि उसका मेजर कंपोनेंट नीचे था। इसलिए डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, यानी कि दोनों कम से कम 4 ऐसे शेयर्स जो कि वेटेज अच्छी हो, कम से कम 50% मार्केट में वेटेज रखते हो, वो अगर चल जाए ना तो आपको इस रेंज से बाहर लेके आ जाएंगे। इस रेंज में अभी थोड़ा और पकना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज टूटेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि आज हो सकता है हम 19,800 को एक बार टेस्ट करें, जब तक क्लोज नहीं मिलता तब तक इससे बाहर ना निकलें। अब मैं एक एक करके डेरिवेटिव का पॉइंट जल्दी जल्दी रखता जाऊंगा क्योंकि मैंने समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया डोमेस्टिक बताते बताते। आते हैं पहले डेरिवेटिव्स का निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर जो अक्टूबर सीरीज का भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, उसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। देखिए दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है, ताज़ा खरीदारी नहीं हो रही, लोग खरीद नहीं रहे हैं। जिन्होंने शॉर्ट किया था सिर्फ उनकी तरफ से कवरिंग हो रही है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट नहीं होता। ये बाजार को चला तो देगा लेकिन 19,800 850 में फिर फेल करने की कैपेसिटी रखता है। इसका फ्यूल पूरा नहीं भरा, इसमें फ्यूल उतना ही है कि बाजार को सिर्फ वहां तक लेके जाएगा, उसका फिर तेल खत्म हो जाएगा। ये निफ्टी का पॉइंट है। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए कल एचडीएफसी की वेटेज बहुत प्रॉब्लम कर रही है। एचडीएफसी का वेटेज इतना हो गया है कि उसके बिना आप कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर भी आप चेक करके रखिएगा। कल भी मार्केट ने 44,300 को अच्छे से बचाया, मार्केट सपोर्ट बचाने की काम कर रहा है। आज आपको करना क्या चाहिए कि अगर आपको फिर से एक अच्छा बेस वापस से बनता दिख रहा है, छोटा मोटा ट्रेड आप ले सकते हैं 100-125 पॉइंट निफ्टी का और करीब 200-225 पॉइंट बैंक निफ्टी का। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा सोचिएगा भी नहीं, सौदा भी पंच मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मत कीजिए, छोड़ दीजिए इंडाइसिस को। ज़रूरी नहीं है कि हम कसम खा के आए कि इंडाइसिस को ट्रेड करना ही है। रेजिस्टेंस अभी 19,800 का रहेगा और बैंक निफ्टी के पास 45,000 का रहेगा। 44,800 पे थोड़ा फील गुड होने लगेगा, बट मेजर चेंज वो 45,000 ही आएगा। और हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी, जब तक 19,800 और 45,000 पार नहीं होगा, मेजर शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर नहीं आएगी। पुट कॉल रेशियो में जल्दी से बता देता हूं। पुट कॉल रेशियो में 1 का हो चुका है, बैंक निफ्टी का करीब करीब 0.25 है। इसका मतलब हम फेयर वैल्यू पे चल रहे हैं। एफआईज की जो बिकवाली है वो ज्यादा चिंता की बात है, अभी 45% हो चुकी है। ओवरसोल्ड कब होगा? जब वो 30 आ जाएगा। ये फिलहाल कुछ डेरिवेटिव्स के डाटा हमने आपके सामने रखे। रोल ओवर के नंबर ठीक है, 61% है। आज उम्मीद करते हैं कि 15% रोल ओवर हो जाएगा, तो 75% के ऊपर निफ्टी का और करीब 78% के आसपास बैंक निफ्टी का रोल ओवर आज हो जाना चाहिए। सेक्टर्स के रोल ओवर कहां पे अच्छा रोल ओवर है, सारा डाटा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंडेक्स की। अब 2 स्टॉक्स बताइए जिस पर नजर रखनी है, क्योंकि जिस तरह का एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट आया, आज मौके तो अच्छे बनने चाहिए। देखिए मौके अच्छे तो बन तो सकते हैं, लेकिन उस मौक़ों का आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग भी शॉर्ट लिव्ड है। फिर भी मैं आपके लिए शेयर लेके आया हूँ 2। मन्नापुरम फाइनेंस, इसके अंदर गोल्ड है, यानी कि हेज का भी ट्रिगर है और ग्रोथ का भी ट्रिगर है। चार्ट आप देखेंगे आपको खुद से समझ में आ जाएगा। लेवल्स में आपको बता देता हूँ। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, 200 दिनों की एवरेज की एक लाइन लगी हुई है, स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है और इस बेस का धीरे धीरे करके ये 2-3 बार इसको टेस्ट करके ऊपर आ चुका है। तो मेरे को लगता है बेस जल्दी जल्दी ब्रेक करेगा नहीं। इसका पहला लेवल है 160, आ जाना चाहिए मन्नापुरम के अंदर, और अगर 160 ब्रेक करेगा फिर तो नए लेवल्स आपको बहुत स्पीड से दिखेंगे। इसलिए मन्नापुरम में डिफेंसिव प्लस एग्रेसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप इस शेयर पे ध्यान रखिएगा। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, अच्छा रोल ओवर है और कुछ पोजीशंस हमको लॉन्ग बनती हुई दिख रही हैं। कल के सेशन में भी जब बाजार रिकवरी कर रहा था, उससे पहले ही रिकवर करके करीब 4% ऊपर आके खड़ा हुआ था। दूसरा शेयर हमारी लिस्ट में है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा नटखट और तेजी से चलने वाला शेयर है।
ये कल भी हमने नोटिस किया था, लेकिन आज हम इसको ट्रेड के तौर पर दे रहे हैं। ये जो रेंज 2 लाइनें हमने लगाई और बॉक्स के बीच में ही बंद है, एक्चुअली यही रेंज इसकी बाय जोन है। यहाँ पर आके धीरे धीरे करके बाय करें। जैसे ऊपर वाली लाइन पार हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक स्ट्रांग मूव मिल जाएगा। ये जो लाइन है करीब 5200 या 53 मान लीजिए 5300 के ऊपर आती है और स्ट्रांग हो जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग और करवा सकता है। तो इसके अंदर भी रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। आप बहुत बड़े हाथ से या बहुत बड़ी पोजीशन ना लें। अगर लेनी भी होगी तो मन्नापुरम में लेना, डिक्सन में मत लेना। डिक्सन के अंदर ऑलरेडी थोड़ा चला भी हुआ है और आपको थोड़ी कम पोजीशंस रखनी है। कम पोजीशंस में भी ज़्यादा प्रॉफिट देने की कैपेसिटी रखता है। तो दोनों शेयर्स में रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। ये ब्रेकआउट शेयर है तो इन दोनों शेयर्स पर आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, डिक्सन में एक अग्रीमेंट भी उन्होंने श्यामी के साथ किया है, उसका भी शायद एक इम्पैक्ट बाजार, ये स्टॉक पहले ही चलना शुरू हुआ था, लेकिन मन्नापुरम फाइनेंस उधर भी मूव अच्छी है और मोमेंटम कंटिन्यूड रह सकता है, और साथ ही डिक्सन, ये दो स्टॉक्स डिम्पी के रडार पर हैं। लेकिन आज हमारे पैनलिस्ट वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपके लिए। रत्नेश गोयल हैं और जय पटेल है हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। जिस तरह का एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट आया रत्नेश, कल हमने देखा, और लॉन्ग शॉर्ट रेशो में कोई ज़्यादा तब्दीलियां नहीं है। अभी आप 45:55 यही रेशो चल रही है, लेकिन मौके और रोलोवर्स कई जगहों पर दिख रहे हैं। कैसा सेटअप दिख रहा है, क्या एम करेंगे आज इंडेक्स पर लेवल्स के लिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखा जाए तो डेफिनेटली आज कल के सत्र में कल हैमर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन बना दिया है। वो की एवरेजेस के ऊपर हम क्लोज हो गए 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आज का सत्र काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस पैटर्न को एक्टिवेट होना है तो कल के क्लोजिंग, कल के हाई के ऊपर आज किसी को क्लोज देना पड़ेगा बाजार को। तो ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि बाजार में फिर आगे के लिए नई तेजी की शुरुआत करेगा। और थोड़ा सा जो इंटरमीडिएट यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है बाजार ने, ऐसा बोला जा सकता है यहाँ पे एक बॉटम एक बार का बन जाएगा तो हम 19,900 तक तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आज का ऑप्शन डेटा भी हम देखें तो कॉल राइटर बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग एक्टिव नहीं है। पुट राइटिंग ही ज्यादा हमको एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो थोड़ा बहुत जो भी कॉल राइटर एक्टिव 19,800 के आसपास में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ भी डीप अगर मिलता है आज के सत्र में हमको 19,700 से 19,650 के आसपास में, तो वहाँ पे खरीदारी की जरूर चेष्टा करना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट पहला बनेगा 19,800 से लेके 19,820 19,850 ये बनेंगे। 19,850 के ऊपर में एक अच्छी हमको रिकवरी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। फिर कॉल राइटर भी वहाँ पे एक्टिव है, वो भी अपना कवर करने आएंगे। और एक जो डाउनवर्ड गैप एरिया बोलते हैं, एक बार उसको भी बाजार वहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा, जो कि 19,900 से 19,920 के आसपास में आती है। तो वहाँ से हमको एक 100 पॉइंट की तेजी और देखने को मिल सकती है 19,850 के आसपास में। तो ओवरऑल मेरे तरफ से ये रहना चाहिए कि आज जो थोड़ा बहुत भी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या थोड़ा सा डीप आता है तो जरूर आज के सत्र के लिए एक खरीदारी के लिए चेष्टा करना चाहिए। बैंक निफ्टी से थोड़ा कम अभी भी सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। कल के सत्र में देखेंगे तो लॉन्ग लेग डोजी फॉर्मेशन बना है, पर अभी भी अपने की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, लाइक 20 डे 30 डे 50 डे मूविंग एवरेज, इन सब के नीचे अभी भी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रह सकता है। ऊपर में कहीं पे भी अगर आप बैंक निफ्टी का लेवल देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 44,800 44,900 इसके ऊपर निकल पाएगी बहुत जल्दी। हालांकि 44,300 44,200 एक सपोर्ट भी काफी अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रेंज में रह सकता है। निफ्टी से थोड़ी बहुत उम्मीद है कि इसमें हमको थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 19,800 क्रॉस होने के बाद ही आपको बड़ी तेजी दिखेगी। निफ्टी पर स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है। स्टॉक्स भी समझ लेते हैं। जय भी है हमारे साथ। मॉर्निंग जय, अच्छे खासे रोलोवर्स दिखे हैं, चाहे सीमेंट हो, टेलीकॉम हो, कई सारे स्पेसेस में। आपके स्टॉक रिकमेंडेशन आज कहाँ आपसे हैं? सो गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग सब पैनलिस्ट को। सो आज का जो पहला स्टॉक होगा वो बेल पर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ये स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज के वहां पर अराउंड 5-6 दिन से स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, और यहाँ से एक अपमूव कल के दिन में हमने आते हुए देखा 2% का, और यहाँ से मुझे लग रहा है अपसाइड बिल्कुल दिख सकती है। सुपर ट्रेंड लाइन के वहां पर रेजिस्टेंस एक बन रहा है जो 134 के वहां पर है, तो मुझे टारगेट भी वही लग रहा है 134 का। सो यहाँ से हम बाय करके चल सकते हैं। आरओसी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, एमएससीडी आरएसआई ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ आ रहा है। सो बेल आज 1-2 दिन के मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है ये स्टॉक पर। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 123 का आने वाले दिनों में, तो यहाँ पर एक अच्छा बेट बन सकता है। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो केपीआईटी टेक पर होगा। तो कल के दिन में हमने देखा केपीआईटी टेक काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया। अराउंड 100 डे के मूविंग एवरेज के वहां पर डेली चार्ट पर एक बेस बनाया था। वहां के सपोर्ट लेने के बाद
डबल कैंडल जो बुलिश कैंडल बनाई थी उसने ऑलमोस्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न फिनिश किया है और यहाँ से भी मुझे अपसाइड दिख रहा है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है, तो टारगेट होगा 1191 का और स्टॉप लॉस 1090 का रख के केपीआईटी टेक पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, केपीआईटी के लिए जो लक्ष्य है वो है 1191 रुपए का। 1128 पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। रत्नेश जी, आपके कौन से शेयर होंगे आज? तो बाइंग की सलाह रहेगी। पहला कोल इंडिया रहेगा। कोल इंडिया में काफी अच्छा एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमको जल्दी देखने को मिलेगा। फ्लैग पैटर्न बना दिया है इसने, तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया में आज के सत्र में 2-3 दिन के होल्ड के हिसाब से भी इसमें ट्रेड करा जा सकता है। 283 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 305 रुपए के टारगेट इसमें हमको दिखाई देते हैं। दूसरा रहेगा एक मिड कैप से त्रिवेणी टर्बाइन। त्रिवेणी टर्बाइन में काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में कल के सत्र में एक अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली है। काफी अच्छा वापस एक राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट में बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इसमें वापस से ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। तो 436 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 465 रुपए के टारगेट इसमें आते हुए देख सकते हैं। ओके, ठीक है। त्रिवेणी टर्बाइन्स है, कोल इंडिया काफ़ी दिनों से चल रहा है, थोड़ा इस चीज़ को भी नोटिस कीजिएगा। और दूसरा, आज के लेवल्स भी अच्छे से नोट कर लीजिए। स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा अगर आपको कोई पोजीशंस लेनी है तो। आयुष मेहता भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करते हैं और एक बार उनसे ज़रा ट्रेडिंग कॉल ले लेते हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ज़रा प्लीज़ बताएंगे आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आज की? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड ऑल द व्यूअर्स। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल ही होंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा मेट्रोपोलिस पे। अगर मेट्रोपोलिस की मंथली चार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन देखने को मिला है और उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। अगर हम इसकी डेली चार्ट्स की बात करें तो एक इसमें आरएसआई का पॉजिटिव क्रॉसओवर है और इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया है। प्लस इंट्राडे चार्ट्स में ये 1440 का जो इंट्राडे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वो कल इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग किया है। तो मेट्रोपोलिस को आपको यहाँ से बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 1520। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 1420 का होगा। सेकंड होगा मेरा बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक। अगर हम एक्सिस बैंक के मंथली चार्ट की बात करें तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट आ चुका है 1000 रुपीज के आसपास का। वीकली चार्ट में कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, अगेन इसमें भी ब्रेकआउट में मिल चुका है। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें, स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। इंट्राडे चार्ट में टेक्निकल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल चुका है। तो एक्सिस बैंक को बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 1100। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 1000 रुपीज का रहेगा। इस बैंक आप ले रहे हैं एक लार्ज कैप प्राइवेट बैंक और साथ ही मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए। हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने हमें आज की रिकमेंडेशन बता दिया। अब हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ते हैं और दूसरे बड़े इनपुट्स भी लेकर आते हैं। वमाक्षी है हमारे साथ आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए। वमाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। एमके की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी एक की प्लेयर बन सकती है ग्रीन हाइड्रोजन में। उनका जो कोर ग्रीन H2 पोर्टफोलियो है ये करीब 1100 करोड़ तक का मुनाफा रिपोर्ट कर सकता है पर एनम बाय कैलेंडर ईयर 30। और इनफैक्ट ये बिजनेस है वो करीब 16 से 17% रिटर्न ऑन इक्विटी भी जनरेट कर सकता है और अपसाइड पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें नज़र आता है। और इसी के चलते एमके ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, होल्ड की राय से अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया है। जेफरीज की तरफ से भी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट आ रही है। वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि जियो एयर फाइबर करीब 7 to 10 बिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी को अनलॉक कर सकता है। जियो काफ़ी वेल पोजिशन है उनके FWA ऑफरिंग को स्केल अप करने के लिए और इसी के चलते जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। ICICI लोम्बार्ड पर CLSA का कहना है कि मोटर सेगमेंट में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है मगर फ्लड्स नजर आए हैं नॉर्थ इंडिया में और इसका जो उसका रीइंश्योरेंस ट्रिगर करीब 40 करोड़ पर ये एस्टिमेट कर रहे हैं। हायर ग्रोथ उन्हें नज़र आ रही है मगर ये हायर कंबाइंड रेशो के चलते ऑफसेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑल इन ऑल CLSA ने ICICI लोम्बार्ड पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा मन्नपुरम फाइनेंस पर भी फोकस करेंगे। कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी, कोर्ट ने ED को डायरेक्ट किया है कि वो सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड वो रिटर्न और रिलीज़ कर दे। इसके अलावा अगर उनका कहना है कि ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी पॉजिटिव है ओवरऑल स्टॉक के लिए, एग्जिस्टिंग ओवरहैंग हट सकता है और उनका कहना है कि लार्जली उनका जो लोन मिक्स है वो नॉन गोल्ड लोन्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फेवरेबल क्रेडिट साइकिल भी है नॉन गोल्ड लोन बिजनेस में और ओवरऑल वैल्यूएशन भी आकर्षक है जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने मन्नपुरम फाइनेंस पर अपनी ओवरवेट की राय को
रखा है। आखिर में हम फोकस करेंगे एल&टी पर। यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि कंपनी ने जो 5 स्ट्रैटेजीज अपनाए थे उसका सपोर्ट कंपनी को स्केल और कैपेबिलिटी पर नज़र आया है। एसेट लाइट सस्टेनेबिलिटी अब नई स्ट्रैटेजी है। ओवरऑल डोमेस्टिक इंफ्रा भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और इनफैक्ट पोटेंशियल नज़र आ रहा है FY24 के ऑर्डर गाइडेंस को लेकर। कोई भी अगर वीकनेस नज़र आती है इलेक्शंस को लेकर तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एल&टी को एक्यूमुलेट करने के लिए, ऐसे यूपीएस का कहना है। और ओवरऑल इन्होंने अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3,600 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया वामाक्षी। तो ये तमाम रिपोर्ट्स के दम पर ये शेयर फोकस में रहेंगे और ख़ास तौर पर एल&टी और रिलायंस। जेफरीज ने रिलायंस पर मौजूदा भाव से 600 रुपये ऊपर का लक्ष्य दिया है और यूबीएस ने टारगेट को करीब करीब 600 रुपये बढ़ाया है। तो ये दोनों के दोनों दिग्गज जो कि वेटेज के लिहाज से वे अहम है, आज फोकस में रहेंगे। थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि आपको इन शेयरों में करना क्या है, लेकिन ये जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कहां पर एक्शन होगा। पूजा हमारे साथ है। पूजा, बताइए क्या है स्टॉक्स न्यूज आज के? जी, आज सबसे पहले टाटा पावर पर नजर रखिए। नया सोलर प्लांट कंपनी लगाएगी। तमिलनाडु में 41 मेगावाट कैप्टिव सोलर प्लांट लगाने की योजना है कंपनी की, तो टाटा पावर आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए। यहाँ पर कस्टमर्स के डेटा आए हैं जिसमें कि जुलाई में रिलायंस जियो ने करीब 40 लाख शेयर्स 40 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं और भारतीय एयरटेल ने 15 लाख के कस्टमर का यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के ग्राहक में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा एमसीएक्स पर नज़र रखिए। यहाँ पर ईचीना स्वदेश की जो खबर है उस पर मुहर लग चुकी है। नए कमोडिटी प्लेटफॉर्म को लेकर एमसीएक्स का नया सर्कुलर भी आ चुका और 3 अक्टूबर से ये जो प्लेटफॉर्म है ये चालू होगा। सुबह 6 बजे से लॉगिंग की सुविधा की जाएगी। तो आज इस खबर के चलते एमसीएक्स वापस से नज़र में रखिए। एनएमडीसी पर भी फोकस। एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी है और हिस्सेदारी 9.6% से घटाकर 7.6% कर दी है। डिक्सन ने Xiaomi के साथ करार किया है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आज स्टॉक पर भी फोकस रहेगा। इन्फोएज पर भी नज़र रखिए। कंपनी स्काई सर्व में करीब $5 लाख का निवेश करने की घोषणा की है। ओबरॉय रियल्टी कंपनी मुंबई में करीब 13,450 स्क्वायर मीटर्स की एक ज़मीन है, उसका रीडेवलपमेंट और डेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी को मिला है ओबरॉय रियल्टी को, तो इसके चलते आज यहाँ पर भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। और आखिर में बात करते हैं एनबीसीसी की। कंपनी ने करीब 5,716 करोड़ की बिक्री अनाउंस की है। उनका कमर्शियल बिल्डर स्पेस WTC में यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है, तो उसकी बिक्री की योजना बना रही है कंपनी और करीब 5,716 करोड़ ऑफर भी किए गए हैं एनबीसीसी को। तो इस खबर के चलते आज यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। डन। तो ये खबरों वाले शेयर्स भी आपने नोट कर लिए होंगे। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट नोट हो गई, ट्रेडिंग कॉल्स आपके पास आ गई, तो इनपुट आपके पास काफ़ी बड़ा आ गया। अब आपको धीरे धीरे करके चर्न करना है हमारे साथ ही बैठ के एक्सपर्ट्स की हेल्प से कि इनमें से ट्रेड कहाँ कहाँ पे है। तो एक काम करते हैं, पहले एमसीएक्स से शुरू करते हैं जिसका रोल ओवर ठीक है, जिसके अंदर स्पार्क है और खबर की पुष्टि भी हुई है ईटीना स्वदेश की कि 3 तारीख को नए टर्मिनल पे बिजनेस शिफ्ट होने जा रहा है। एमसीएक्स से शुरू करते हैं। जय, आप जरा इस शेयर को देख के बताएंगे। हमारा अपना टारगेट था कि एक्सपायरी तक करीब 2000 हो जाएगा 1850 ब्रेक करने के बाद, ये 1937 का हो गया। कम से कम 70 पे आज और चल सकता है क्या? डेफिनेटली डिम्पी जी, बिकॉज जो न्यूज आने वाली थी वो अभी आ गई है, तो अभी वो जो ओवर हैंग है वो हट गया है। तो 3 अक्टूबर जो कि ट्यूसडे को है, तो वहां से नया चालू हो जाएगा सॉफ्टवेयर और सबको यही इंतजार था जब से सॉफ्टवेयर चालू होगा तब उसका पैन आउट हो जाएगा। और 2000 और 2100 दोनों टारगेट दिख रहे थे। सो पहला 2000 बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है 2000 लेवल आज के दिन में या इवन कल के दिन में आ सकता है और वहां पर थोड़ा ट्रेड कर सकता है। उसके बाद 2100 के वहां पर जाने का ट्राई करेगा ये स्टॉक। यहाँ पर बस स्ट्रॉन्ग है, जैसे बीएससी में हमने स्टॉक को ऊपर जाते हुए देखा, तो एमसीएक्स में भी मुझे लग रहा है अपसाइड बहुत फास्ट दिख सकती है। चार्टिकली भी हम देखें तो हायर हाई हायर लो की पैटर्न भी बन रही है और दूसरा जो रेजिस्टेंस था वो भी ये स्टॉक ने अच्छे से क्रॉस किया, विथ वॉल्यूम क्रॉस किया, तो अपसाइड मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है और बुलिशनेस ऑलरेडी ये स्टॉक पर 2100 तक के टारगेट दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, ठीक है। इस बीच दूसरा जो शेयर मेरी लिस्ट में है वो है एनएमडीसी।
मैंने एक चार्ट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ एनएमडीसी का। 1 मिनट के लिए आप मेरा जरा टर्मिनल दिखाएंगे, मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपका टाइम ख़राब नहीं कर रहा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। और रत्नेश, आप इस चार्ट को देखिएगा, ये टिपिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट दिया हुआ शेयर है, लेकिन खबर आ गई कि LIC ने 2% हिस्सेदारी कम कर दी। ये देखिए, ये 3 बार के जो टॉप बने उसका ब्रेकआउट दिया हुआ शेयर है, लेकिन खबर नेगेटिव है, 2% की LIC ने माल बेच दिया। अब समझ में नहीं आ रहा इसके ब्रेकआउट पे ट्रस्ट करूं कि LIC वाली खबर पे ट्रस्ट करूं। आप जरा गाइड कीजिए। नहीं डिम्पी जी, खैर आपने चार्ट क्लियरली सब कुछ अच्छे से बता दिया। तो मेरे लिए ज्यादा छोड़ा नहीं, पर डेफिनेटली ब्रेकआउट तो दिया है, और साथ में इसने एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट भी दिया था। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चले गया, पर मेरे हिसाब से अगर किसी भी रीजन से थोड़ा बहुत भी डीप मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 140 से 139 रुपए के आसपास में। वहां पे जरूर इसमें खरीदारी करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे भी 130 रुपए के नीचे इतनी आसानी से जाएगा, क्योंकि वो ब्रेकआउट पॉइंट था इसका। तो 139 रुपए के आसपास कहीं मिल जाए, 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जरूर खरीदारी कर ले। मुझे ऐसा लगता है कहीं पे भी एक बार ये वापस 150 रुपए के ऊपर चलना चालू करेगा, नई टीजी में चले जाएगा स्टॉक, जो कि 165 रुपए तक ले जाएगा। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ सकता है, पर जरूर एक बाय है टिप्स। ठीक है, बाय ऑन डिप्स एनएमडीसी। लेकिन आज की क्या एक बड़ी जो शॉर्ट कवरिंग का एक पुल है, वो क्या रिलायंस की वजह से भी हो सकता है? रिलायंस रैली हो सकती है, क्योंकि कल भी जिस तरह से रिलायंस मूव दिखा रहा था, प्लस कई सारे बड़े ट्रिगर्स आ गए हैं। जियो का डेटा आया कल, रिलायंस रिटेल में अभी एक नई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और प्लस कुछ ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट जो अभी ममाक्षी में बता के गई हैं। एमके का क्लियरली कहना है कि जियो एयर फाइबर जो उन्होंने अभी गणेश चतुर्थी में लॉन्च किया है, उससे कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। 7 से 10 बिलियन डॉलर तक की रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी इस बड़े मूव से दिखती है। साथ ही एमके का, तो ये जेफरीज का कहना है, एमके का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। खैर, ये लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स हैं, लेकिन जिस तरह का टेक्निकल सेटअप भी दिख रहा है रिलायंस का, क्या आज इसमें एक अपॉर्चुनिटी, एक ट्रेड ढूंढना चाहिए? जय, इवन रिलायंस को मैंने कल दोपहर को भी सजेस्ट किया था, रिलायंस अक्टूबर का फ्यूचर। सो मुझे लग रहा है रिलायंस में काफी बस बन सकता है, जो कि मार्केट लीडर है पहला तो निफ्टी चलने के लिए रिलायंस को डेफिनेटली चलना पड़ेगा। प्लस अभी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा यहाँ पर है, 2350 के वहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था डेली चार्ट पर हमने देखा, तो उसके वहां पर एक बेस बन के अपसाइड दिखा रहा है। ऑलरेडी नेगेटिव स्ट्रक्चर था, तो काफी सब नेगेटिव न्यूज डिस्काउंट हो चुका है ऑलरेडी, और अभी जो नए नए न्यूज आ रहे हैं, वैल्यूएशन कंसर्न है, जो वैल्यूएशन बढ़ के आ रही है, नए जियो के कस्टमर्स ऐड हुए, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। वापिस से 2500 के लेवल मुझे दिख रहे हैं आने वाले दिनों में। अक्टूबर सीरीज तक तो 2600 तक का भी टारगेट दिख रहा है। सो ओवरऑल रिलायंस पर बुलिश व्यू होगा, रीजन बीइंग मार्केट लीडर भी है, और निफ्टी को चलने के लिए रिलायंस और एचडीएफसी दोनों को चलना पड़ेगा। सो डबल इंजन सरकार में कोई एक इंजन तो डेफिनेटली चलेगा, तो रिलायंस पर मेरा मत सबसे ज्यादा है। रिलायंस के फ्यूचर्स, अक्टूबर फ्यूचर्स भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आपने जो दूसरे स्टॉक का नाम लिया, वही मेरा दूसरा स्टॉक भी था, और दूसरा रहेगा एचडीएफसी बैंक। और ये बताएंगे हमें आयुष, क्योंकि निफ्टी के इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग, उससे बात ये हो रही है कि एचडीएफसी बैंक में भी बड़े फ्लोज आ सकते हैं, और कल भी फ्लोज थे एचडीएफसी बैंक में, कल भी वॉल्यूम था, और इसके अलावा कुछ और भी काउंटर्स है। लेकिन एचडीएफसी बैंक क्या आज ये परफॉर्म कर सकता है? आयुष, एचडीएफसी बैंक चार्ट की बात करें तो एक प्रीवियस सपोर्ट पे चल रहा है, प्लस में यहाँ पे 2 सपोर्ट पॉइंट है, एक प्रीवियस स्विंग सपोर्ट और एक कंसोलिडेशन सपोर्ट। तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाउंस बैक हम एचडीएफसी बैंक में भी देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का एक बड़ा रेजिस्टेंस जो ऊपर में है वो 1560 का, जो कि जहां से हमें कंटिन्यूस वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एक बार अगर 1525 के आसपास अभी ये क्लोजिंग दी है, जैसे 1560 के ऊपर ये स्टॉक निकल के ट्रेड करेगा, इस स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे, जो स्टॉक को 1615 से लेकर 1700 तक के लेवल्स लेके जा सकता है। बट 1560 एक लेवल है ब्रेकआउट का, वॉच करने का है, क्योंकि इसका स्विंग रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक 10 नवंबर 2022 के बाद के कल निचले स्तर पर ये शेयर पहुंच गया, और यहीं से निफ्टी बैंक पर दबाव बना और बाजार पर भी दबाव बनाने का काम किया। लेकिन एक और दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर। स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे सर एल&टी के स्टॉक से। हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, और अब जो टारगेट है ना वो 3600 रुपये के निकल के आ रहे हैं टारगेट्स। अब यूबीएस ने इस पर 3040 से अपना लक्ष्य बढ़ा के कर दिया है 3600, और ये भी कहा है कि एसेट लाइट जो उनकी स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है।
और जो गाइडेंस इन्होंने FY24 के लिए दिया है ऑर्डर बुक का, शायद उसको और रिवाइज करके ऊपर कर दें। आपको लगता है कि अब चूंकि इलेक्शन ईयर है, 3000 रुपए के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है शेयर, 3000 रुपए के ऊपर निकला भी था ये, तो ये पोर्टफोलियो में जरूर रख लेना चाहिए? मॉर्निंग टू यू। मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली यस, ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक जरूर होता है। दो तीन की रीजन, जैसे आपने ऑर्डर बुक की बात छेड़ी थी, जो एक मेगा ऑर्डर इनको सऊदी अरेबिया से मिला था हाइड्रोकार्बन्स को लेके, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क इनको इंडिया में भी मिल रहा है, मेट्रोस की काम हो या अन्य काम हो, मुझे लगता है आई थिंक एक जो प्रॉक्सी प्ले होती है इंडियन इकोनॉमी को लेके, वो L&T खूब दर्शाती है। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल्स इटसेल्फ, एक स्टडी ऑर्डर बुक के कारण आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू की एक गाइडेंस होगी वो बेहतर होगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड इयर्स। और जैसे इनका एग्जीक्यूशन ट्रेजेक्टरी अच्छा होते जाएगा, एंड बिकॉज ये सारे ऑर्डर्स ठीक ठाक मार्जिन के साथ है, एक क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे आ जाएगा। तीसरा, जो इनकी नेट वर्किंग कैपिटल होती है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं जहाँ पे जेस्टेशन पीरियड्स काफी लंबे होते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल कंट्रोल में है, और इसके वजह से विद बेटर कैश फ्लोज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, ROEs में जो सुधार देखने मिला है पिछले तिमाही में, ये बिल्कुल कंटिन्यू होगा। तो मुझे कोई डाउट्स नहीं है कि जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, और जो L&T प्रॉक्सी है इंडियन इकोनॉमी के साथ जिनके पास है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक दिस स्टॉक इज अ मस्ट हैव इफ यू हैव इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है, L&T जरूर होना चाहिए। रत्नेश जी, टाटा पावर के शेयर को हमने देखा था कि 300 रुपए के आसपास भी गया था, उसके बाद ये गिरा, वहां से 200 रुपए के नीचे गया, लेकिन अब फिर से सुधार की प्रक्रिया में है और लगातार ये खबरें आती हैं कि रिन्यूएबल पर ये कंपनी फोकस अपना बढ़ा रही है। खबर आज आई है कि तमिलनाडु में 41 मेगावाट का कैप्टिव सोलर प्लांट लगाएगी, और सब्सिडरी कंपनी इनकी है TPREL, उसके जरिए ये सोलर प्लांट लगाने की योजना है। 260 रुपए का भाव है। पावर सेक्टर पूरा लगातार एक्शन में है, लेकिन सरकारी पावर कंपनी मुकाबले ये थोड़ी सी कम चला हुआ शेयर है ये टाटा पावर का। टाटा पावर आज के ट्रेंड में आपको लगता है कि कुछ मुनाफा करा के जाएगा ये? हाई फॉर्मेशन में अपने की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट भी इसने कल के सत्र में ले लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर एक टेक्निकल बाउंस यहाँ से अब देखने को मिलेगा। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 250 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऊपर मुझे तेजी देखने को मिल सकती है और 268 तक देखने को मिल सकती, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है, तो बिल्कुल एक ट्रेड बनता है यहाँ पे। एक शेयर और पता कर लेते हैं JSW स्टील के बारे में। जय, एक बार जरा बताएंगे JSW स्टील आपको ठीक लग रहा है क्या ट्रेड के लिहाज से? तो अभी JSW स्टील 100 दिन की मूविंग एवरेज के वहां पर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। प्रीवियस उसका बॉटम भी वही था, तो 3 बार बॉटम लेके आया ऑलरेडी, तो यहाँ से एक बाउंस बैक बिल्कुल आ सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 797 तक के टारगेट मुझे दिख रहे हैं, जो अराउंड बात करें तो अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज, इवन 34 मूविंग एवरेज के वहां पर है, तो थोड़ा वहां पर एक वापस से एक बाउंस बैक आ सकता है 797 के लेवल तक। सो किसी को छोटा सा ट्रेड करना हो तो यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। 2-3% का ट्रेड डेफिनेटली यहाँ से बनता है। इस बीच एक खबर डिक्सन के रिगार्डिंग भी है। एक्चुअली में आज हमने एक डेरिवेटिव की अपनी जो कॉल्स देते हैं उसके अंदर एक कॉल भी शामिल है। ये कल भी अच्छा चला और आज भी है कि इसको एक Xiaomi से मैन्युफैक्चरिंग का करार किया है इन्होंने, और ये स्मार्टफोन के रिगार्डिंग करार है। ये खबर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कल की अच्छी क्लोजिंग है, चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसके। आयुष जरा देख के बताएं कि आज मान लीजिए थोड़ा गैप के साथ खुल जाए फिर क्या करें, क्योंकि हमने जो इसका चार्ट ड्रॉ किया हुआ और जो हमको समझ में आ रहा है वो बेहतर है, अच्छा प्ले है ये मजबूती से 300-400 पे चलने की कैपेसिटी है इसमें अभी। और डेफिनेटली डिम्पी जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। और कल जब मैं एक्सिस बैंक का दूसरा स्टॉक देखा था तो डिक्सन भी मेरे रडार में था, बट बिकॉज ऑफ द न्यूज इम्पैक्ट मैं इसको किया है। लेकिन डिक्सन में डेफिनेटली हमें ट्रेड अच्छा दिख रहा है। डिक्सन का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो उसका उसने ब्रेकआउट किया है। इसमें 5125 रुपए का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, तो स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। 5300 के आसपास का क्लोजिंग दिया है। स्टॉक में जो ऊपर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन बनता है वो सीधा 5600 से 5650 के बीच में बनता है, तो डेफिनेटली स्टॉक में और जगह है 5650 से 5700 तक के जाने की।
टेक्नोलॉजीज़ पे एक कॉल आपकी यहाँ पे और हो गई है। अमूमन वैसे आज अगर आप ट्रेडिंग कॉल्स पे देखें ना, मैं थोड़ी देर पहले ट्रेडिंग कॉल्स नोटिस कर रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग कॉल्स हैं। एक काम करेंगे, सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स बीच में एक बार घुमा दीजिए कीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, कई लोग स्टार्टिंग में आके नहीं देख पाते या किसी वजह से उनको नोटिस नहीं हुआ, तो बीच में एक बार फिर से चला दें ताकि उनको पता लग जाए उनकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं सारी। ये रत्नेश जी के ट्रेड है, त्रिवेणी और कोल इंडिया। जय पटेल ने कहा BHEL और KPIT। आयुष कह रहे थे मेट्रोपॉलिसिस और एक्सिस बैंक। इसके अलावा जो खबरों वाले शेयर्स हैं वो तो हम लगातार डिस्कस करके और जहां ट्रेड बन रहा है ना वो हम आपके सामने रख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक खबर और है, वो ओबरॉय रियलिटी से जुड़ी हुई है। एक बार जरा उसके बारे में पता कर लेते हैं। मयूरेश, एक बार ओबरॉय रियलिटी पे आपका एक व्यू पॉइंट चाहिए। ये ना 13,500 वर्ग मीटर के प्रोजेक्ट्स को रीडेवलपमेंट करेगी। देखिए, रीडेवलपमेंट और नए प्रोजेक्ट्स में ना कई बार मार्केट उसको अलग तरीके से देखता है। आपको ध्यान होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक बार करार कर दिया था इसी तरह का रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट के साथ में, उसकी जो पिटाई हुई तो अभी तक नहीं भूल पाया। तो मेरे को जरा बताइएगा, ओबरॉय रियलिटी जो रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, ये ठीक है ना इसके लिए? बम्बई में डिम्पी जब देखिए जगह कहाँ है, तो आई थिंक द ओनली स्कोप फॉर डूइंग एनी वर्क इन बॉम्बे इज थ्रू रीडेवलपमेंट मॉडल, और यहाँ से भी आई थिंक ठीक ठाक IRRs निकलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनका स्काई सिटी प्रोजेक्ट है एज एन एग्जांपल, बोरिवली में जो चल रहा है इनका, वो अच्छा खासा चल रहा है। जो प्री सेल्स की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं ये वित्त वर्ष के लिए, आई थिंक दैट शुड बी रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू लास्ट ईयर। लगभग 3 मिलियन स्क्वायर फीट इजीली क्रॉस करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है वहां पे लेवरेज बहुत ज्यादा है नहीं। तो आई थिंक अच्छी खासी जो प्री सेल्स वेलोसिटी है, जो नए काम ये ले रहे हैं जहाँ पे IRRs ठीक होंगे। और तीसरी बात, जो इन्वेंट्री आज की तारीख में इनके बुक्स पे है, जो ठीक ठाक लिक्विडेट हो रही है, ये सारी चीजें बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगी और कैश फ्लोज को इम्प्रूव करेंगी। तो शायद मोमेंटम बरकरार रहे जिनके पास है, बिल्कुल बने रहना चाहिए ओबरॉय। इनफैक्ट आप ओबरॉय रियलिटी की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट पे हमारे पास कुछ रिसर्च, कुछ फाइंडिंग वमाक्षी भी लेकर आई हैं जहाँ इंडिया कंसिडर कर रहा है एक बड़े हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की भी बात की जा रही है। एक बार वमाक्षी से बात ही कर लेते हैं कि वो क्या कुछ रिसर्च लेकर आई हैं, क्या डिटेल्स लेकर आई हैं। वमाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम देखें सेल्स अगस्त के महीने में अभी भी उनका काफ़ी मजबूत रन जारी है। इनफैक्ट अगस्त के महीने में टॉप 7 सिटीज़ में हाउसिंग डिमांड करीब 20% तक ईयर ऑन ईयर और करीब 8% तक मंथ ऑन मंथ बढ़ी है। इनमें से अगर हम देखें टॉप 7 सिटीज़ में से बेंगलुरु सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है। यहाँ पर डिमांड में करीब 53% राइज दिखा है ऑन मंथ बेसिस। डिमांड तो सुधर रही है मगर लॉन्च मोमेंटम भी सुधरता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्च मोमेंटम 2% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। और अगेन अगर यहाँ पर हम देखें तो बेंगलुरु में भी काफ़ी शार्प राइज नजर आया है। नए लॉन्चेस में करीब 86% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दिया है। NCR रीजन में भी अगर हम देखें तो लॉन्चेस करीब 138% बढ़े हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, मगर लॉन्च मोमेंटम गिरता हुआ नजर आया है MMR रीजन और कोलकाता में। अगर इन्वेंट्री लेवल्स की बात करें तो डिमांड तो बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, मगर डिमांड सप्लाई को आउटस्ट्रिप कर रहा है और इसी के चलते इन्वेंट्री लेवल्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं करीब 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इनफैक्ट अगर इन्वेंट्री लेवल की बात करें पैन इंडिया बेसिस पर तो ये सुधरा है 17 मंथ्स पर आ चुका है अगस्त 23 में एज कम्पेयर टू 22 मंथ्स जो हमने अगस्त 2022 में देखा था। प्राइसिंग भी काफ़ी अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्राइसेस ऑन एवरेज मोस्ट मेजर सिटीज़ में करीब 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ चुके हैं और इनफैक्ट NCR रीजन में खासकर ये 28% ईयर ऑन ईयर जंप नज़र आया है। नुवामा का कहना है कि सेल्स मोमेंटम इम्प्रूव हो सकता है स्पेशली ऑर्गेनाइज डेवलपर्स के लिए और ओवरऑल उनका कहना है कि रॉयल्टी स्टॉक्स काफ़ी आकर्षक नजर आ रहे हैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के चलते। टॉप पिक्स उनकी तरफ से है DLF और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जहां पर इनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। तो लार्जली ये हाईलाइट कर रहा है कि डिमांड मोमेंटम अच्छा है, लॉन्च पाइपलाइन भी काफ़ी अच्छी है और इन्वेंट्री लेवल्स भी कम है। ओके, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स के कुछ फाइंडिंग है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो हम देख भी रहे हैं। और आगे क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी है, ऐसे समय में रियल एस्टेट के स्टॉक्स ज़्यादातर तेज़ भी हो जाते हैं। और ओबरॉय रियलिटी पर
बात की ही हमने अभी, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो इस वक्त रडार पे आ रहे हैं, फॉर दैट मैटर रेमंड जैसे स्टॉक भी, जिनमें एक क्वेश्चन टेक्सटाइल्स के साथ साथ रियल एस्टेट का भी है और वहां पर भी एक अच्छा पिकअप आपको दिख रहा है। डीएलएफ में भी आपको पिछले हफ्ते मूव दिखी थी, थोड़ी सी जरूर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में प्रॉफिट बुकिंग दिखी, लेकिन क्या ये स्टॉक्स को इस लेवल पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी अच्छे रोल ओवर्स हैं। रत्नेश, रियल एस्टेट स्पेस से कोई आपकी पिक होगी? बिल्कुल, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि डीएलएफ में काफी अच्छा एक हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत ज्यादा ये स्टेज अपने चार्ट पे दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा की एवरेज से दूर नहीं गया है, कंटिन्यू हाई राइज फॉर्मेशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीएलएफ में थोड़ा मिड टर्म के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे अगर 490 485 का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड लिया जा सकता है मिड टर्म के हिसाब से। ऊपर में कहीं ना कहीं जो टारगेट बनेंगे इसके जो 570 रुपए तक के बन सकते हैं, और डीएलएफ एक अच्छा बेट हो सकता है। पर आप 570 तक का टारगेट आय करते हैं। टेलीकॉम स्टॉक्स में भारती एयरटेल को एक बार डिस्कस करते हैं। ट्राई का डेटा आया है, जियो का तो डेटा ऐड हुआ ही है, और साथ ही भारती एयरटेल के नंबर सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं वहाँ पर। क्या वहाँ पर एक ट्रेड दिख रहा है? भारती एयरटेल थोड़ा सा मोमेंटम में अब आपको दिख भी रहा है, और टेलीकॉम स्पेस के भी रोल ओवर्स बुरे नहीं हैं। तो जय, क्या भारती एयरटेल पर एक ट्रेड इस ट्रिगर से लेना चाहिए, या फिर क्योंकि रिलायंस में ही जियो का ट्रेड छुपा हुआ है तो प्योर प्ले क्या भारती एयरटेल को ले सकते हैं? एब्सोल्युटली, बिकॉज भारतीय एयरटेल का चार्ट भी हम देखें तो वहां पर एक मोमेंटम दिख रहा है ऑलरेडी, और आरएसए भी अच्छे मोमेंटम में था। सो यहाँ से मुझे दिख रहा है अराउंड 16-17 पॉइंट का एक मूव आ सकता है 936-37 के, वहां पर वापस से एक स्टॉक जा सकता है जो प्रीवियस कैंडल का इवन बॉडी भी है प्रीवियस रेजिस्टेंस का। सो मुझे लग रहा है भारतीय एयरटेल बाय करना चाहिए, और प्योर टेलीकॉम सेक्टर का प्ले मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया को ज्यादा भी बिकॉज ऑफ डेट हम गिन नहीं सकते। रिलायंस जो कि अपने आप में एक सेक्टर है, जियो का अलग से दिख नहीं सकता, तो भारतीय एयरटेल एक प्योर प्ले मिल सकता है। एयर फाइबर सब मिला के, तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल पर बाय करने की डेफिनेटली एक सलाह होगी। 937 का इंट्राडे और इवन 1-2 दिन के लिए छोटा सा टारगेट मिल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है, भारतीय एयरटेल पर जय का ये व्यू। रत्नेश जी, आप जरा ना पॉलीकैब को देखिए, क्योंकि कल हमने शेयर को 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर जाते हुए देखा। डिमांड लगातार मजबूत है, करीब करीब 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो गया, और इस साल में ही ये शेयर डबल हो गया है। कल पॉलीकैब के साथ साथ बाकी भी जो वायर और केबल वाली कंपनी थी वो भी चल रही थी। कल KEI में भी हम तेजी देख रहे थे, लेकिन पॉलीकैब पे बताइए, कल की तेजी क्या आज बरकरार रहेगी? मैनेजमेंट मीट से कुछ कमेंट्री आई है नुवामा की तरफ से, वो ये कि एक्सपोर्ट में शानदार ग्रोथ हो सकती है, ग्लोबल मार्केट पर फोकस इनका बना हुआ है, और घरेलू केबल और वायर डिमांड मजबूत बनी हुई है, और ये सारी चीजें वही हैं जो हमें पता भी हैं। आप ये बताइए कि किस तरह के रुझान आज देखने को मिलेंगे पॉलीकैब में? पॉलीकैब चार्ट में किसी तरह की कमजोरी अभी नहीं दिखाई देती, कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन में। कल के सत्र में वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, डेली, वीकली, मंथली सभी चार्ट फ्रेम में काफी अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेच है, बाकी नई एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बाकी जिनके पास में जरूर उनको होल्ड रखना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, अपना ट्रेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस 5270 रुपए का, ऊपर में टारगेट कहीं ना कहीं 5500 रुपए तक के लिए बन जाएंगे। ठीक है, पॉलीकैब के लिए 5500 रुपए तक के लक्ष्य। मयूरेश जी, आपसे जरा ना क्रूड पर और क्रूड से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उस पर एक व्यू चाहेंगे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड का भाव $97 के पार निकल गया है। हम लगातार स्ट्रेंथ देख रहे हैं। हालांकि हम और भी बड़े एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अब $100 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लग रहा है यहाँ से क्रूड की चाल को देखकर, क्योंकि थोड़ा सा ना चाइना वाला फैक्टर प्ले में आ रहा है, और अमेरिका में भंडार घटा है, उसके चलते भी थोड़ा सा उसको जोश मिला है कच्चे तेल को। OMC स्टॉक्स के लिए कितना आप इसको नेगेटिव देख रहे हैं आज के सत्र में? जो आपने 3 मुख्य कारण कहे, एब्सोल्युटली ऑन द स्पॉट। क्रूड डिमांड स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ रही है, चाइना हो, इमर्जिंग इकोनॉमीज हो। दूसरा, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जो यूएस तेल के रिजर्व्स या इन्वेंट्री रखता है, वो अच्छे खासे डिप्लीट हो चुके हैं। तो अगर उन्होंने रिफिल करने की सोची, और जो प्रोडक्शन कट्स हम देख रहे हैं जो ओपेक कंट्रीज ने की है, वहां से आई थिंक एक अपसाइड रिस्क जरूर आता है क्रूड को, और इसकी वजह से आई थिंक क्रूड या क्रूड डेरिवेटिव्स की जो प्राइसेस हैं ये बढ़ने लग गए हैं। एज फार एज OMCs आर कंसर्न्ड, ऑब्वियसली आई थिंक एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि क्रूड की मूवमेंट कैसे होती है, और इसकी वजह से आई थिंक जो इलेक्शन ईयर है, स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, स्टेट इलेक्शंस हो, जनरल इलेक्शंस हो, इफ क्रूड प्राइसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग या यही लेवल्स पे रहे,
ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्या एक पास थ्रू एलिमेंट होता है या ये ऑब्जर्व कर लेते हैं? एक ऑब्वियस रिएक्शन यही होगा, बिकॉज इलेक्शंस आर कमिंग एंड दे आर अराउंड द कॉर्नर, पास थ्रू इफेक्ट नहीं होगा और ये ऑब्जॉर्व कर लेंगे। तो जो हम अंडर रिकवरीज, ओवर रिकवरीज की हमेशा बात करते हैं, क्या इसमें एक बैलेंस शीट कभी स्ट्रक्चरली ग्रो हो सकती है क्या? दे आर ऑल डाइवर्जेंट फैक्टर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसलिए हमें लगता है कि ओएमसीज पे अंडरवेट रहना चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। ओके डन, ये ऑल मार्केटिंग पिक व्यू पॉइंट हो गया। एक शेयर और है लिस्ट में टेक्निकली, जय आपको जरा चेक करना होगा, वो है बारबेक्यू नेशन। मैं थोड़ा शेयर ढूंढ के आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आप कम से कम सौदे ले, लेकिन जो सौदे ले वो अच्छे ले, नहीं तो गिरा दो। नहीं समझ में आ रहा गिरा दो, नहीं ट्रेड हो रहा बैठ जाओ। एक बार बारबेक्यू नेशन आप जरा चेक कीजिए, कल की क्लोजिंग ओवरऑल पैटर्न इसका जय मेरे को तो ठीक लग रहा है, आप जरा देख के बताइए। जी, बारबेक्यू नेशन का डेली चार्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग अच्छा लग रहा है, बट अब इफ किसी को थोड़ा सेफ खेलना हो तो मुझे लग रहा है वीकली चार्ट पर एक नजर हम रखें तो अराउंड 50 डे के मूविंग एवरेज के वहां पर अगर ये क्रॉस हो जाए स्टॉक 776 का जो लेवल है उसके ऊपर क्रॉस हो जाए तो मुझे लग रहा है उसके बाद सीधा 850 के लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। रीजन बीइंग वहां पर 100-200 दिन दोनों की मूविंग एवरेज कोइंसाइड हो रही है 860 के वहां पर, तो थोड़ा इफ सेफ बेट खेलना है तो 10 पॉइंट जाने दीजिए, उसके बाद एक ट्रेड लीजिए, अच्छा रिटर्न आ सकता है 10 पॉइंट के मूव के बाद। सो 876 के बाद अगर स्टॉक ट्रेड करे तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए, और 850 तक के टारगेट मुझे दिख रहे हैं। आरएसआई, आरओसी, एमएसीडी तीनों पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तीनों फेवर कर रहे हैं, वही वॉल्यूम चल रहा है। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, बट एक 10 पॉइंट का मूव जाने दीजिए, उसके बाद बाय करना चाहिए, जो मेरे नजरिए से दिख रहा है। ओके ठीक है सर, एग्री आपकी, मैं स्टडी के साथ ही जाऊंगा। हम तो सिर्फ नोटिस करवा रहे हैं शेयर, बताना तो खैर आपको ही है कि इसमें क्या करना चाहिए। एक शेयर और है लिस्ट में, जरा आयुष वो शेयर आपको जरा चेक करना होगा, क्या जरा देख के बताइएगा कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है। यस, शेयर का नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI, एक सरकारी कंपनी है शिपिंग से जुड़ी हुई। 3-4 दिन पहले शिपिंग वाले सारे शेयर्स चल रहे थे। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस शेयर के अंदर कल की क्लोजिंग, आज की ओपनिंग दोनों अच्छी रहने वाली है। एक बार आयुष आप चेक कर लो, कोई सौदा बनता है क्या इसमें? अगर हम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की चार्ट की बात करें तो इसने इंट्राडे चार्ट में ग्राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन दिखाया है, तो डेफिनेटली उसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे 151 के आसपास देखने को मिल चुका है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन को आपको बाय करना चाहिए, पर इसमें जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो 158 के आसपास का रहेगा, और जैसे अगर ये 158 ऊपर में क्रॉस करके निकलता है तो हम ऊपर में 164 से 170 तक के टारगेट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं। हमने देखा ज्वेलरी स्टॉक्स में भी अच्छी मोमेंटम थी, सेंको गोल्ड जैसे स्टॉक्स में बड़े ब्लॉक्स लगे हैं, वहाँ पर इनफैक्ट रिपोर्ट भी अच्छे आई हैं और अच्छा मोमेंटम में है ये काउंटर। लेकिन इसके लिए एंट्री क्या होना चाहिए? देखिए 14.5% की कल भी आपको मूव देखने को मिली है, क्या थोड़ा सा इंतजार करें इसमें एंटर करने का रत्नेश? बिल्कुल, सेंको गोल्ड का चार्ट में काफी एक अच्छा ब्रेकआउट आया था कंसोलिडेशन के बाद में। जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो हालांकि थोड़ा काफी नीचे था, 485-490 के आसपास में। उसके बाद में काफी एक अच्छी तेजी ऑलरेडी देखने को मिल गई। तो किसी को फ्रेश एंट्री लेना है तो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए कहीं पे भी थोड़ा सा 560 से 570 रुपए के आसपास में मिलता है, तो वहाँ पे फ्रेश एंट्री बन सकती है। ऊपर में टारगेट भी जो वापिस से बनेंगे, इसमें थोड़ा सा मिड टर्म के लिए कोई होल्ड करता है तो 650 से 700 तक के टारगेट बन सकते हो, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बहुत पास का स्टॉप लॉस रहेगा 530 का। तो थोड़ा सा वेट कर ले, एक बार कहीं पे 585 सेंटी के बाद वहाँ पे एंट्री ले। सो हाल ही की लिस्टिंग है सेंको गोल्ड, और लेकिन जिस तरह की मूव है वो वाकई शानदार है। बड़े नाम भी इसमें एज इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, और एक अच्छी कंपनी जिसमें आप देख रहे हैं कि जब से लिस्ट हुआ उसके बाद से एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है। लेकिन आज पोर्टफोलियो में 2 कौन से स्टॉक्स होंगे जो आज हमें हमारे मुनाफे का फंडा हमारे खास गेस्ट विजय चोपड़ा बताएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग विजय, बताएं कौन से हैं आपके 2 स्टॉक्स आज के? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मैं पहले एक लार्ज कैप स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। ACC मेरा पसंदीदा शेयर है। इसके अंदर टेक्निकली भी चार्ट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इसमें एक गोल्डन क्रॉसओवर बना है।
और एसीसी अगर हम सब जानते हैं कि नाम से बिकता है और बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। और एक टाइम समय पे कहा जाता था कि एसीसी के शेयर लोग अपने बच्चों को या बच्चियों को शादी में दहेज में दिया करते थे क्योंकि बेचा नहीं जाता था। तो एसीसी अब उसकी पेरेंटेज बदल गई है, ओनरशिप बदल गई है, बट फिर भी मुझे लगता है एसीसी बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है। मॉनसून के बाद जनरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट में जो काम होता है वो बढ़ जाता है। तो एसीसी को मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। और इस समय पर जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स भी बन रहे हैं, बहुत अच्छा उसमें सेटअप लग रहा है। अभी करीब करीब 2020 के प्राइस पे है और मुझे लगता है कि कोई इसको थोड़ी सी भी मध्यम अवधि तक रखेगा तो उसमें 2300 के भाव के लिए मैं इसको रिकमेंड करना चाहता हूं। तो पहले 2100 फिर 2300, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक अच्छी तेजी 200-300 रुपए की भी बन सकती है। तो एसीसी में खरीदारी की सलाह है। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है एक स्मॉल कैप कंपनी है मिष्ठान फूड्स। मैं काफी समय से बोल रहा हूँ कि मॉनसून के बाद जनरली मुझे चावल और चीनी की कंपनियां अच्छी लगती हैं। चावल में खास करके जब अब गवर्नमेंट ने भी चावल कंपनियों के लिए कुछ नई नीतियां लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि चावल कंपनी अच्छा करेंगी। तो एक छोटा कंपनी है जिसका अभी प्राइस टू अर्निंग करीब करीब 28 का है, डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, और प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है, इंटरनेशनल सेल्स अभी देखने को मिली है इनके, कुछ मिडल ईस्ट में अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है। तो सेल्स जहां करीब करीब 169 करोड़ की थी, वो अब जून 23 में 294 करोड़ के दिखी है। और प्रॉफिट जो है वो 14 करोड़ से लगभग 70 करोड़ पे चला गया है। तो बहुत अच्छा ग्रोथ भी दिखा है प्रॉफिटेबिलिटी में भी। और ये कंपनी अब एथेनॉल में भी आने वाली है और वो अपना फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं ताकि एथेनॉल प्रोडक्शन करें। तो मिष्ठान फूड्स में बाइंग की रिकमेंडेशन है। 17 और 18 के टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये स्टॉक में आपको अच्छा मुनाफा बनेगा। ठीक है चोपड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन शेयर्स हमारे दर्शकों को निवेश के लिहाज से बताने के लिए। रत्नेश, कल हमने देखा था कि पावर फाइनेंसर्स जो हैं बिल्कुल उनकी चाल भी एक समान है, नाम भी एक समान, कारोबार तो खैर एक जैसा है ही, पीएफसी आरईसी। कल भी 6-6.5% की तेजी साथ ही ये वायदा के टॉप गेनर रहे। क्या ये तेजी आज एक्सटेंड होगी इन दोनों शेयरों में, पीएफसी में, आरईसी में? दोनों के चार्ट देखे तो दोनों में हाई राइट फॉर्मेशन बना हुआ है और काफी अच्छी तेजी कंटिन्यू हमको देखने को मिली भी। अगर ये तेजी की एक्सटेंड होने की बात करें तो बिल्कुल इसमें तेजी में एक्सटेंड होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है 270 रुपए के नीचे इतनी आसानी से जाएगा पीएफसी, तो सॉरी आरईसी। तो 270 रुपए के स्टॉप लॉस से अभी भी जिनके पास में पोजीशन उनको लेना चाहिए। और इसमें जो टारगेट मुझे दिख रहे हैं वो 310 रुपए तक के लिए आ सकते हैं आरईसी में। वहीं अगर पीएफसी का देखें तो पीएफसी में भी एक बोनस के बाद में वापस एक अच्छी नई तेजी हमको देखने को मिल गई इसमें। तो पीएफसी में भी जो अगर किसके पास में है 239 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहना चाहिए। आने वाले दिनों में हमको जो इसके टारगेट दिखते हैं वो 280 रुपए तक के दिखते हैं। ठीक है, 239 का स्टॉप लॉस पीएफसी के लिए, 280 रुपए के लक्ष्य। ठीक है, पावर फाइनेंस की बात हो रही तो जरा मनप्पुरम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है और ओवरवेट की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है, टारगेट दिया है 183 रुपए का। और अच्छे डेवलपमेंट्स हैं कंपनी के लिए क्योंकि ये काफ़ी संकट में थी। हमने 100 रुपए के आसपास के भाव देखे, वहां से रिकवरी बहुत ही शानदार रही है। मनप्पुरम फाइनेंस की अगर हम जर्नी की बात करें तो मनप्पुरम फाइनेंस, आयुष, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि अब ये 150 से 200 वाली रेंज में मजबूती से आगे बढ़ेगा ये? अगर हम इसकी मनप्पुरम फाइनेंस में कल देखिए तो इसने कल इंट्राडे चार्ट का जो एक रेजिस्टेंस था 144 145, कल उसी के ऊपर का इसने ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक डेफिनेटली 5% ऊपर जा चुका है। एक 150 का छोटा सा स्विंग रेजिस्टेंस है। अगर ये 150 का रेजिस्टेंस जैसे ही स्टॉक पार करता है, हम स्टॉक में जो 150 का जो रेजिस्टेंस है वो जैसे ही पार करता है, हम स्टॉक में ऊपर में 162 से लेकर 168 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। डेफिनेटली इसका अगर हम डेली चार्ट में भी देखें तो इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने कल बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है और 20 डे एवरेज के भी ऊपर बंद हुआ है। तो ऊपर के जो लेवल्स वो जो वॉच आउट करने हैं वो हमारे 165 से 170 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे 160 रुपए तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। आज हमने आपको डेरिवेटिव कॉल्स जो 2 दिए, हमें नहीं पता था कि दोनों में न्यूज़ है। मैं आपको सच्ची से बता रहा हूँ, दिल से,
मेरे को इन दोनों के बारे में, न्यूज़ के बारे में नहीं पता था। हमने सिर्फ टेक्निकल्स उसका चेक किया, डेरिवेटिव डाटा को चेक किया, और एक दो चीज़ें जो मेरी अपनी निजी हैं जिसके तौर पर मैं किसी शेयर का चुनाव करता हूँ, वो मेरे को दोनों शेयर्स पे ठीक लगा, और दोनों पे कोइंसिडेंटली पॉजिटिव न्यूज़ भी आ गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये दोनों आपके काम आ जाएंगे, दोनों शेयर्स। आगे बढ़ते हैं। वेदांता पे जो कल गिरावट हुई है, क्या ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें क्योंकि साल के लो पर है, बाज़ार ऑलमोस्ट हाई के आसपास खड़ा है, या फिर इसको वैसे ही देखें कि नहीं, जो कमज़ोर शेयर हैं अपने आप ही छट के फिल्टर लग के नीचे आ जाएंगे? मयूरेश, ये जवाब आपसे पता करना है। ये जिस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में इसका पीयर ही नहीं है कोई भी। इतनी बड़ी कंपनी है कि इसका अब तो दूसरे को, छोटी मोटी कंपनियां इसको देख नहीं पाती हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट कैप से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये शेयर चल नहीं रहा। बहुत सारे लोग कह रहे थे रखे रखो भाई, डिविडेंड मिलेगा, शेयर का घाटा तो पूरा हो जाता है। सर, डिविडेंड से घाटे पूरे होंगे तो फिर ग्रोथ कहाँ जाएगी? एब्सोल्युटली एग्री डिप्पी जी, और आपके डायलॉग में मिस करता रहता हूँ, तो आई थिंक यू आर बैक। तो दो चीजें, एक जो आप पूरी डेट की बात करते हैं वेदांता की, डेट इज सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू इट्स मार्केट कैप। तो अगर आप कंसोल डेट देखें तो लगभग 65-66 हजार करोड़ के आसपास है, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर इन टर्म्स ऑफ लेवरेज फैक्टर्स। जो दिक्कतें बाजार को आई थिंक अटक रही है वो है बॉन्ड रीपेमेंट्स को लेके उसके पेरेंट की। ये वर्ष में यानी 24 में जो बॉन्ड रीपेमेंट्स होने वाले 2.7 बिलियन डॉलर्स की है, और उसके बाद के वर्ष में 3.6 बिलियन डॉलर्स। तो कहीं ना कहीं इनको पैसे जुटाने पड़ेंगे फॉर रीपेइंग ऑफ बॉन्ड्स, या नॉन कोर एसेट्स बेचनी पड़ेंगी। ये सिचुएशन में आई थिंक कैश फ्लोज में एक बहुत बड़ी इंपेयरमेंट आ सकती है, और शायद ये चीजें बाजार को पसंद नहीं आ रही। डिविडेंड यील्ड एक तरफ, पर आप ये भी समझे, आई थिंक जो एक कंपोनेंट थी हिंदुस्तान जिंक का, जो एक सब्सिडरी इनकी, a large part of the cash is already over. तो एक हिंदुस्तान जिंक से जितनी डिविडेंड्स आनी थी, a large part of that is already meted and given out. तो आई थिंक ये दो चीजें बाजार को डेफिनेटली अटक रही है। मिल गया। हम चाहते थे कि मयूरेश सर से ही व्यू पॉइंट मिले, हमारी इच्छा पूर्ण हुई। आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक शेयर और जरा चेक कर लेते हैं, कल की जो तेज़ी वाले उन्हीं शेयर्स में से ही उसमें एक विजय डायग्नोस्टिक नाम की कंपनी है। विजय डायग्नोस्टिक 6% ऊपर है। एक बार जरा आप चेक करेंगे मयूरेश, और माफ़ कीजिए आयुष। अगर हम विजय डायग्नोस्टिक की बात करें तो इसके अगर इंट्राडे चार्ट में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में देखने को मिला है, लेकिन उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाया। 495 का जो उसका ब्रेकआउट पॉइंट था उसके नीचे ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, तो अभी 490 के आसपास है। तो मुझे लगता है 5 रुपए और इसमें रुकना चाहिए। जैसे स्टॉक वापस 495 के ऊपर के निकल के ट्रेड करना लगता है, तब इसमें अपने पोजीशन बनानी चाहिए, जो स्टॉक को अगेन ऊपर में 530 के लेवल्स दिखा सकती है। ओके, 530 के लेवल्स तक आपको विजय डायग्नोस्टिक पे दिखते हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न दिख रहे हैं, उनमें से पावर एंसिलरी के भी स्टॉक्स हैं और ये लगातार चल रहे हैं। केआई इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स वायर्स एंड केबल्स के भी सेगमेंट में आ जाता है। यहाँ पर फर्दर ट्रेड के मौके बनेंगे क्या? केआई इंडस्ट्रीज, इसके चार्ट चेक कर एक बार बताएं आयुष। अगर हम केआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसने भी अच्छा मूवमेंट दिखाया, तकरीबन 4% की इसमें रैली दिखाई है। सेम अपने 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपर में दिखाया है। ऊपर में जो उसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है वो 2680 का है। अभी 2617 के आसपास की क्लोजिंग है, तो डेफिनेटली 2680 तक के लेवल्स इस समय देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ये स्टॉक 2680 के ऊपर निकल के ट्रेड करेगा, 2740 तक के नेक्स्ट लेवल्स इसमें खुल जाएंगे। ऑलराइट, तो केआई इंडस्ट्रीज इस पे एक मोमेंटम बना रह सकता है। और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको आज रडार पे रखने चाहिए जहां मोमेंटम पॉसिबल है, क्योंकि उनमें एक्शन है? और ये सारी लिस्ट कंपाइल करके लाई है पूजा, आइए उनसे समझते हैं। जी, शुरुआत सबसे पहले टाटा पावर से करेंगे। नया सोलर प्लांट कंपनी लगाएगी तमिलनाडु में। करीब 41 मेगावाट कैपिटल सोलर प्लांट लगाने की योजना है कंपनी की, तो यहाँ नज़र रखिए। एमसीएक्स पर भी चर्चा हो रही है और 3 अक्टूबर को नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा एमसीएक्स का नया प्लेटफॉर्म, तो इस पर भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है। एनएमडीसी एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी है, 9.6% से घटाकर 7.6% कर दी है, तो इस पर भी नज़र रखिए। डिक्सन भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने Xiaomi के साथ करार कर लिया है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और आखिर में बात करते हैं एनबीसीसी की। कंपनी ने अपने WTC स्थित एक बिल्डिंग को बेचने की घोषणा की है, जिसके लिए करीब 5000 करोड़ ऑफर भी किए गए हैं, तो आज एनबीसीसी भी फोकस में रहेगा।
सारे स्टॉक्स एक बार फिर से मैं रिकैप कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे पैनल पर हमारे साथ प्रशांत सावंत भी बने हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग प्रशांत, आपके आज के ट्रेड्स क्या होंगे? मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो फर्स्ट पिक जो मेरी होगी वो होगी क्रॉम्पटन। एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 285 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 340 340। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा आईटी में से HCL टेक। यहाँ पे अच्छी डिप आई है 1245 1245 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस मेरा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट में करीबन 1295 से लेके 1300 1295 टू 1300 हो। ठीक है, HCL टेक में खरीदारी की सलाह, लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर जरा व्यू लेते हैं। मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम्स, ये शेयर 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो डबल हो गया। कल 7% के आसपास की तेजी रही, 2000 रुपये के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है। मयूरेश जी, जरा इस पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि हम कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे कि प्लान्स उनके काफ़ी अच्छे लगे हमें सुन के। विजिबिलिटी है आगे ग्रोथ को लेकर, सरकार से भी काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं उनको। मैप में इंडिया एक थोड़ा समय दें इसको, 4-6 महीने, तो क्या ये 2500 रुपये के आसपास का भाव मिल जाएगा क्या? मुमकिन है, बट मुझे एक ही दिक्कत जो रिस्क फैक्टर के हिसाब से लग रही है, क्योंकि हम जो भी स्टॉक एनालाइज करते हैं उसमें आई थिंक रिस्क फैक्टर देखना भी बहुत जरूरी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है ये स्पेस में, और जैसे आई थिंक नई नई टेक्नोलॉजी के यूजेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली आई थिंक यू आर गोइंग टू सी ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपटीशन, जिसकी वजह से प्राइसिंग पे गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा दबाव आ सकता है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो कंटेंट है इनके पास इन टर्म्स ऑफ बोथ द एक्सेसिबिलिटी और जो एक यूजर फ्रेंडली इन्होंने एक पूरी ऐप प्रोडक्ट स्टोक प्लेटफॉर्म बनाई है, और जो मल्टीपल यूजेस है इसके, आई थिंक दैट प्रोबेबली होल्ड्स द स्टॉक इन गुड स्टेड। बाजार अच्छा खासा ब्रॉडर यूनिवर्स में चल रहा है, तो द स्टॉक ऑब्वियसली हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ मोमेंटम। तो जिनके पास है बने रहे, बट आई थिंक यू शुड बी अ लिटिल बिट कॉशियस, क्योंकि अगर स्टॉक थोड़ा और चल गया है तो मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़े वैल्यूएशंस लुकिंग एट FY25 नंबर्स पीक आउट हो जाएंगे। तो आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की सलाह नहीं दूंगा, जिनके पास है बने रह सकते हैं, बट यू शुड आल्सो बी मैनेजिंग योर रिस्क एज फार एज दिस स्टॉक इज। ठीक है, काफ़ी चला हुआ शेयर है, नए निवेश की सलाह नहीं है। प्रियूपर में आप भाव देखिए जरा निफ्टी के, हम 19,500 की बातें कर रहे थे और अभी जो टेक्स जहां पर सेटल होने की तरफ बढ़ रहे हैं वो है करीब करीब आज भी 100 अंक के करीब करीब ऊपर 19,800 के आसपास, और बढ़त जो है करीब करीब आधे % के आसपास की है। देखते हैं सेटल कहां पर होते हैं लेवल्स। लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं आज, कुश बोहरा। कुश नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए? जी हाँ अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग आपको, सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप तो अब लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिबाउंड हम टेक्निकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां निफ्टी 19,500 600 के जो जोन्स है यहाँ पे सपोर्ट लेके रिबाउंड कर रहे हैं, तो थोड़ा इंकरेजिंग साइन है। अर्ली टू कॉल इट आउट ऑफ द वुड्स, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव व्यू इंडिसेस पे भी बना के चल सकते हैं। हालांकि एक्सपायरी है तो लग रहा है कि वन मोर रेंज बाउंड एक्सपायरी होगी, सो 19,800 850 के आसपास हो सकता है कि ऊपरी लेवल्स हो 19,600 ऑन द डाउन साइड। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, दो स्टॉक्स हैं मेरे रेडार पे। पहला है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मार्केट के फॉल में भी इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है और कल उसके ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड हुआ है। हालांकि ऊपरी स्तरों से हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है और जो वॉल्यूम है, इस हिसाब से ये स्टॉक और ऊपरी लेवल्स दिखा सकता है। 580 600 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। 540 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक जो थोड़े दिनों बाद अब हमारे रेडार पे आया है वो है RBA। इस स्टॉक में एक्शन चल रहा था, बट अब जिस तरीके का हम इसमें बहुत क्लियर एक ब्रेकआउट्स आते हुए देख रहे हैं, लग रहा है कि ये स्टॉक स्पेशली क्योंकि इस पूरी स्पेस में हम एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे और ऊपरी लेवल्स देखने मिल सकते हैं इन द नियर टर्म। सो RBA रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 132 137 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। 122 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये दो शेयर कुश की तरफ से इंटरेस्टिंग, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, लास्ट कुछ समय पहले हमने देखा था कि शेयर चल भी रहा था लगातार, फ्लिपर में भी थे QSR वाला शेयर, और आज ये कुश के रडार पर है 132 रुपए के टारगेट के लिए, 122 के स्टॉप लॉस के साथ।
चलिए, बाजार के खुलने प्री ओपन के सेटल होने के इंतजार है, लेकिन डिम्पी से जान लेते हैं। उनके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। डिम्पी, बताइए क्या खबर है आपके पास? देखिए खबर तो है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के लेना भाई आप, क्योंकि मार्केट के अंदर इस समय थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ है मेरा। ये पूर्वांकरा पे शेयर बाजार ध्यान रखेगा। मेरे पास जो खबर आई है वो ये है कि कुछ डोमेस्टिक फंड्स इस पे धीरे धीरे करके बाय कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो कि डोमेस्टिक फंड बाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसका सिर्फ वॉल्यूम चेक कर लेना। कल का वॉल्यूम करीब 14 लाख शेयरों का था, उससे पहले भी 14 लाख शेयरों का वॉल्यूम था। इसका मतलब ये है कि 2 दिन में कुछ फंड्स ने पोजीशंस डाली हैं और ये हो सकता है आगे जाके थोड़ा चल जाए। मेरे पास खबर ये है, जो मैंने सोर्सेज से पता किया, कि चलने की कैपेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं, तो उन्होंने कहा 20% चल सकता है, इसलिए फंड इसके अंदर आ रहे हैं। दूसरा, इसके पीछे की जो रीजनिंग दी जा रही है, और 2 बड़ी रीजनिंग दी जा रही है। पहला, एक हो सकता है गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए थोड़ा और पहल करे, आगे आए कि हम सब्सिडी दे देंगे आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को। उससे क्या होगा, ये अफोर्डेबल का ही लीडर है और सबसे स्टेबल मार्केट के अंदर है बेंगलुरु के अंदर, तो ये बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। और दूसरी खबर हमारे पास लगी है कि ये शायद बेंगलुरु से थोड़ा हट के दूसरी जगह पर एक बड़ी डील या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए भी, तो जो इसके लिए अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो 2 न्यूज़ भी मेरे पास है, दोनों सोर्स बेस्ड न्यूज़ हैं, पुख्ता कुछ नहीं है। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के अच्छे से फिर आप इस शेयर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 120-121 के आसपास की कल इसकी क्लोजिंग थी। ठीक है, पूर्वांकरा ये फोकस में रहेगा और वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहे हैं। 7 दिनों की औसत से इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है और बेंगलुरु सिटी प्रोजेक्ट के लिए हो सकती है डील, ये खबर निकल के आ रही है। 120 रुपये का भाव है। मयूरी जी, आपसे जरा ना मैं पेंट स्टॉक्स के बारे में व्यू लूंगा, क्योंकि देखिए क्रूड जो है $97 के ऊपर निकल गया है। हमने ओमसी के बारे में तो आपसे राय जान ली ही थी, लेकिन हमने देखा था कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इस महीने हमने इनका हाई बनते हुए देखा 52 हफ्ते का, वहां से अब थोड़ा सा ये नीचे आए हैं। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि आगे फेस्टिवल सीजन खड़ा है। दिवाली में लोग क्या है कि लोग अपने घरों को पेंट कराते ही कराते हैं, चाहे भाव जो भी रहें, लेकिन थोड़ा सा क्या आपको लगता है कि इन कंपनियों के लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी अभी बढ़ रही है क्रूड के चलते? क्योंकि आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो क्रूड की डेरिवेटिव है, ये 20 से 25% है इनके टोटल इनपुट कॉस्ट की। दूसरा, आई थिंक जो डिमांड डायनेमिक्स आप कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली बरकरार है, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो होती है, कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ होती है, वो 1.5 गुना होती है इकोनॉमी से। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट से 6 और 7% पेंट कंपनीज 10 से 11% की वॉल्यूम ग्रोथ दर्शानी चाहिए। दूसरा, आप ये देखें कि जो मेजर कॉस्ट है आज के तारीख में, अपार्ट फ्रॉम द कोर इनपुट कॉस्ट इटसेल्फ, वो लेबर कॉस्ट भी है, जो लगभग 35 से 40% होती है कोई भी रीपेंटिंग डिमांड की, और ये बढ़ते जा रही है टियर 2, टियर 3 सिटीज में, सेमी अर्बन सिटीज में भी। तीसरी चीज, आई थिंक इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स, आपको कंपटीशन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ग्रासिम का प्लांट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे प्लेयर्स भी फोरे कर रहे हैं इसमें, इंक्लूडिंग JSW, एंड द अदर प्लेयर्स आर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटीज। ये ना बोले कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी ठीक ठाक है विद इन द पेंट इंडस्ट्री इटसेल्फ, और अगर प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा होती है तो आई थिंक एक डिवर्जन डेफिनेटली होता है टुवर्ड्स लोकल या रीजनल प्लेयर्स। तो हमें लगता है थोड़े हेडविंड जरूरी है सेक्टर के लिए। एक मार्केट परफॉर्मर शायद रह सकता है इन व्यू ऑफ ऑल दीज हेडविंड्स। ओके, डन। 3 मिनट रह गए मार्केट के खुलने में। फटाफट से विमाक्षी को जोड़ लेते हैं, बिग बोल्ड ब्रोकरेज उनके पास है, जान लेते हैं विमाक्षी। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है मेदांता के ऊपर। हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि क्लिनिकल एक्सीलेंस के चलते काफ़ी मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। इनफैक्ट काफ़ी मजबूत डिमांड भी नज़र आ रही है जिन सिटीज़ में मेदांता प्रेजेंट है, और इनफैक्ट कंपनी की तरफ से ऑलरेडी एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं अपनी कैपेसिटी स्केल अप करने के लिए लखनऊ और पटना में। ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है कि सेल्स करीब 14%, EBITDA 17% और मुनाफा 26% कैगर से बढ़ सकता है FY23 से लेकर FY25 तक। और लार्जली इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते मोतीलाल ओसवाल ने मेदांता पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस दिया है 840 रुपये प्रति शेयर का। MOSL की रिपोर्ट, ये भी हाल की लिस्टिंग है और
जिस तरह से इस वक्त आपको फिर से हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक काउंटर्स में एक मूव दिख रही है, एक बार इसके चार्ट्स भी चेक कर लेते हैं। शुक्रिया ममाक्षी ये रिपोर्ट समझाने के लिए। मोतीलाल ओसवाल ने जो इसमें इनकी ग्रोथ को लेकर, एबिटा मार्जिन को लेकर बात की है और टारगेट भी 840 का ऊपर का, यहाँ से लगभग 130 रुपये ऊपर का दिया है। मेदांता पर क्या एक ट्रेड इस रिपोर्ट, ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी है इस वजह से भी, और क्योंकि पूरे हॉस्पिटल स्पेस से भी आपको अच्छी मोमेंटम दिख रही है। आज मेट्रोपोलिस आयुष ने भी लिया था। प्रशांत, क्या आप मेदांता को बाय करेंगे ग्लोबल हेल्थ को यहाँ से? एक कंसोलिडेशन जोन में है स्टॉक। अगर मैं देखूं कल की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 700 के करीब है, तो मुझे लग रहा है ये अगर कोई बाय करना चाहे तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 680 680 स्पॉट क्लोजिंग, और यहाँ से जो रेंज की ऊपरी लेवल है 720 725 यहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं रह गया मार्केट ओपन होने में। अब 1 मिनट के बाद बाजार ओपन हो जाएगा, तो जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आज का सेटल प्राइस क्या है। अच्छी चीज़ ये है कि आज निफ्टी के पास गैप डाउन नहीं है बहुत बड़ा, तो वो 45 पॉइंट बाकायदा ऊपर खुल रहा है, 255 पॉइंट इनफैक्ट। सेंसेक्स भी करीब 250 पॉइंट है। कल का जहाँ छोड़ के आए थे वहाँ से थोड़ा और तेज़ हुए हैं। एक ही चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है 19,800 का। 19,800 के ऊपर टिक जाए, समय थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, आपको और कवरिंग आते हुए दिखेगी, और हो सकता है 850 900 तक भी लेके चली जाए। अब जरा जल्दी से चेक करते हैं आपकी हेल्प कौन करेंगे आज शेयर्स। आज हेल्प करेगा ONGC शुरुआत में, L&T के अंदर तेज़ी होगी, भारती एयरटेल भी, रिलायंस भी शुरुआत में आधे % गैप के साथ खुल रहा है। कल ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपने रिलायंस को कल अच्छे क्लोज होते हुए देखा था, तो आज मेरे को ना HDFC बैंक भी आधा % ऊपर दिख रहा है। तो मेरे पास जो 3-4 शेयर मेरे को चाहिए होते हैं उसमें से 3 शेयर ऑलरेडी मेरे स्टार्टिंग में मिले हुए हैं। फर्स्ट L&T, सेकंड रिलायंस, थर्ड इज HDFC। इन सब की वेटेज है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और कमज़ोर शेयर भी जरा चेक कर लेते हैं। टेक महिंद्रा नीचे है, एशियन पेंट नीचे, BPCL, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, मारुति, ये सब चले हुए शेयर हैं। उनमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाए तो क्या डर है। तो मेरे को आज का सेटअप थोड़ा ठीक लग रहा है। कल की अच्छी क्लोजिंग हुई है, आज वापस आपको गैप मिल रहा है, तो कम से कम बाजार इसकी रिस्पेक्ट करेगा और अपने लो को जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। अब देखते हैं 1156 शेयर आज आपको एडवांसेस के तौर पर दिखे, 250 शेयर है, तो बहुत बड़ा गैप है आज मार्केट में एडवांस और डिक्लाइंस का। तो इसलिए हो सकता है आज बाजार अपने आप को रोकने की कोशिश करे। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, अति उत्साही होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट को 19,800 800 वाली रेंज को पार करके टिकाना, क्लोज करना भी बाकी है। आप उसका फ़ायदा लीजिए छोटे 50-60 पॉइंट का, लेकिन अति उत्साही होकर भर भर के पोजीशंस लेना, ये थोड़ा बचना चाहिए। अभी 44,670 के आसपास बैंक निफ्टी है, 90 पॉइंटों की है। आज सधी हुई सी जिसे कहते हैं ना ओपनिंग, वो मार्केट की आपको होते हुए दिखे। एडवांस डिक्लाइन 1280 यहाँ पर दिख रहा है। जल्दी से चेक कर लेते हैं बड़े शेयर्स में। 1% अब ऊपर L&T हो चुका है, टाटा स्टील आधा %, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, रिलायंस, डिविस लैब। आज एग्रेसिव और थोड़ा डिफेंसिव का कॉम्बो भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है। ये अच्छा पॉइंट है, एक तरफा बाजार नहीं होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास जैसा बाजार होना चाहिए। तो कुछ आज वैसा ही देखने को मिल रहा है। ऑटो भी है, फार्मा भी है, रिलायंस जैसे शेयर्स भी आ रहे हैं ऊपर। तो मेरे को ऐसा थोड़ा प्रतीत हो रहा है कि आज आपको अच्छा सिलेक्शन भी मिल जाएगा। 2 दिन से जो आप कोस रहे थे मार्केट को कि मूव ही नहीं है, तो कल थोड़ा बहुत मूव मिला, थोड़ा बहुत आज मिलेगा, तो अपना काम इसी हफ्ते के अंदर बना लीजिएगा। वैसे कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट एज सच बाजार के अंदर मेरे को तो अभी तक नहीं दिख रहा। आ जाते हैं जरा नेक्स्ट 50 वाले लेवल्स पे, वहाँ पे कौन कौन से शेयर चल रहे हैं। डी मार्ट ऊपर है, टाटा पावर के विषय की बात कर रहे थे वो ऊपर है 0.1%। IRCTC अक्टूबर सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है, आज चला है वो करीब आधे से 0.1%। इस शेयर पर ध्यान रखिएगा। खुश आप अभी से चार्ट चाहे ना तो देख लेना, जब मेरी बारी आएगी ना सवाल पूछने की तो IRCTC का मैं आपसे जरूर पता करूंगा। वेदांता कल के लॉस को खत्म कर रहा है, आज आधा 0.1% ऊपर है। इसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस भी करीब आधा % ऊपर आके आज ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कमजोर शेयर में आज बर्जर है और थोड़ा कोलपाल है और PI इंडस्ट्रीज है। थोड़ा क्रूड वाला फैक्टर साफ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये आपको थोड़ा प्रेशर में भी डाल रहा है। कुल मिला के मार्केट की सधी हुई शुरुआत है। छोटे मझोले शेयर्स में इस समय क्या हो रहा है, मेहमान आपको ट्रेडिंग कॉल्स क्या देंगे, इसके लिए प्रियंका के पास चलना होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो एक बार मिड कैप स्पेस में से भी बात कर लेते हैं। वहाँ पर आप देखें तो डिक्सन जैसे स्टॉक्स जिनमें शामी का भी ट्रिगर और अच्छी मूव, वहाँ से आप देखें तो लगभग 1.5% की तेज़ी, आपको 0.25% की तेज़ी, और ब्रॉय रियल्टी पे न्यूज़ का इम्पैक्ट दिख रहा है।
ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स, इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स ऊपर आए हैं, टाटा टेली में भी मूव आपको दिख रही है। तो ओवरऑल आपको पार्टिसिपेशन हर स्पेस से दिख रही है। थोड़ा सा ऑयल मार्केटिंग ओएमसीज पर दबाव एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि क्रूड जैसे तेज हुआ है। एचपीसीएल पे आपको यहाँ पर दबाव दिख रहा है। इप्का लैब काफी चला है, स्कॉट्स कुबोटा काफी चला है, यहाँ पर बालाकृष्णन से यहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और पावर और एनर्जी के स्पेस स्टॉक्स में भी, आरएससी जैसे स्टॉक्स में भी आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरे स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर आए। एक बार स्मॉल कैप में भी देखते हैं वहाँ पर कहाँ से मूव आ रही है। उनमें आप ग्रैन्यूल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूव आ चुकी थी पिछले 3-4 दिनों से, वहाँ थोड़ी इस वक्त दबाव है। लेकिन एनबीसीसी, इसको भी एक ऑर्डर की बात थी। आईएफएल फाइनेंस यहाँ पर मूव है, और आईटी काउंटर्स आप देखें, लार्ज कैप हो मिड कैप हो, सब में मूव है। साइन जैसे स्टॉक्स में आपको मूव दिख रही है, और साथ ही कुछ और दूसरे स्टॉक्स में आईडीबीआई जैसे बैंक जैसे स्टॉक्स, बीएससी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में आपको इस वक्त मूव देख रही है। तो ये तो एक मिड कैप स्मॉल कैप का इस वक्त हाल है। 19,750 के करीब आपको निफ्टी दिख रहा है। ओपनिंग ट्रेड समझ लेते हैं। चलिए, आपने कुछ से ही शुरुआत की थी तो कुछ से ही समझ लेते हैं। कुछ आईआरसीटीसी भी देखिएगा और साथ ही आपका ओपनिंग ट्रेड भी बताएगा। प्रियंका, देखिए आईआरसीटीसी स्ट्रक्चरली मैं देखूं तो काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हो सकता है कि ये कॉज ऑफ कंसर्न बने। बट ओवरऑल जिस तरीके का सेटअप है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 710 तक का तो एक क्लियर रन स्टॉक को यहाँ से मिल सकता है। सो अगर कोई लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं। 710 का पहला टारगेट होगा। जो दूसरा टारगेट है मेरे लिए वो 735 का निकल के आ रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट के चलते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा, इसलिए शायद 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको दिख रहा हो, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही है। सो ओवरऑल सेटअप इज नाइस। 660 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। मेरा ओपनिंग ट्रेड है, ये है थर्मैक्स पे। अब देखिए, हमने इसका 2 से 3 दिन पहले, आई थिंक 25 तारीख को हमने कॉल दिया था, जहां 3075 का सेकंड टारगेट था, और स्टॉक अभी 3100 पे ट्रेड कर रहा है। तो सेकंड टारगेट तो अचीव हुआ ही है, उसके बियॉन्ड स्टॉक निकल गया है, मोमेंटम अच्छा खासा है, वॉल्यूम भी पिकअप है। तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें। अब जो मेरे लिए टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो 3180 एंड 3250 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। सो थर्मैक्स आप बाय कर सकते हैं फॉर दीज टारगेट्स। स्टॉप लॉस आप लेके चले 3050 के पास। ठीक है, थर्मेक्स को लेकर ये व्यू कुछ का। अब कुछ और ओपनिंग ट्रेड्स जान लेते हैं। लेकिन देखिए ना, बाजार बहुत ही विचित्र चीज़ है, और कई बार ना हम फंडामेंटल बताते हैं लेकिन स्टॉक्स उसके ना विपरीत ट्रेड करते हैं। हम क्रूड का फैक्टर बता रहे थे, लेकिन शालीमार पेंट्स जो कि एक पेंट कंपनी है, वो 4% ऊपर है ये शुरुआती सत्र में। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं बाजार में। लेकिन रत्नेश जी बताइए, आपके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से हैं आज के? मुझे लगता है कि एफडी में जो कल तेजी बनी थी कंटिन्यू रह सकती है। इसने आज अपने ऑल टाइम हाई के आसपास का ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2970 का। मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट इसमें बहुत ही जल्दी हमको 3050 3080 ये 2 टारगेट आते दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार जय से समझ लेते हैं कि जय के ट्रेड्स कौन से हैं। जय देखिए, जैसा कि डिम्पी कॉशन दे भी रहे थे कि अति उत्साही नहीं होना है, और बाजार में देखिए उसी तरह के मूव्स हैं। जहां शुरुआत हुए थे, अब वो गेंस धीरे धीरे ना इरोड हो रहे हैं। आप चाहे निफ्टी को देख लीजिए, 20 अंक की तेजी रह गई है। निफ्टी बैंक में करीब करीब 80 अंकों के आसपास की तेजी रह गई है, और एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो जो ओपनिंग पे था ना, अब धीरे धीरे गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। एकमात्र शेयर ऐसा एलएनटी है जो 1% ऊपर है निफ्टी में, 1.5% की तेजी है। और गिरने वाले साइड की बात करें तो एशियन पेंट्स अनुमान के मुताबिक 1% के आसपास की नरमी है। टेक महिंद्रा का शेयर भी कमजोर है। आपके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से हैं? तो मेरा जो ट्रेड रहेगा वो एक अंडरडॉग है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स बढ़े करे, बट ये स्टॉक कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, विद वॉल्यूम दे रहा है। मुझे लग रहा है कोई बड़ा एफआईआई डीआई बाय कर रहा है, तो ये स्टॉक में मुझे बाय की राय रहेगी। आज के दिन में भी हमने देखा ऑलरेडी 4.5% अपसाइड दिखा रहा है, और यहाँ से भी मुझे अपसाइड दिख रहे हैं। 3700 तक के टारगेट मुझे दिख रहे हैं, 1-2 दिन में आ सकते हैं। ये स्टॉक ज्यादा बात नहीं होती, बट यहाँ पर एक अंडरलाइन बहुत बाइंग आ रही है, और कम इक्विटी होने के कारण यहाँ पर बाइंग फास्ट आ रही है, और प्राइस भी फास्ट बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक नजर डेफिनेटली होनी चाहिए। और ये कंपनी काफी पेरेंटेज वाइज भी काफी अच्छी है, और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो टाटा की होल्डिंग कंपनी भी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर एक काफी अच्छा बाइंग दिख रहा है मुझे। ठीक है प्रशांत जी, आपका ओपनिंग ट्रेड?
टिम्पी जी, मैं बंधन बैंक के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छी ओपनिंग हुई है और एक रेजिस्टेंस के ऊपर कंफर्टेबली पोजीशन बनाए हुए है। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 250 के जस्ट नीचे 248। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन 275 तक के होंगे, 275 तक। ठीक है, बंधन बैंक इंटरेस्टिंग है, ये टिपिकली एक्सपायरी वाला शेयर भी है। आज आप बता रहे हैं कि इसकी ओपनिंग अच्छी हुई है और छोटे मझोले बैंक्स में ज़्यादा कट लगे भी नहीं थे। अगर आप चेक करेंगे ना, एयू, बंधन, इस तरह के छोटे बैंक्स जो हैं, इनमें ज़्यादा गिरावट भी नहीं हुई थी। चाहे तो इसका हफ्ते भर का चार्ट भी आप दिखा सकते हैं, आपको उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज MCX वाली खबर पे हमने पहले भी आपको बताया था, ये 7 दिन का देखिए आप कह रहे थे कि बैंकिंग वीक है, ये कहाँ वीक है? तो 11 रुपये ऊपर था 7 दिन में, जबकि बाजार टूट रहा था। MCX आ गया 2000। जय, आज आप कह रहे थे ना कि 2000 के लेवल आज ही आज में मिल जाएगा। हमारा टारगेट भी था कि एक्सपायरी पे 2000 100% होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, जो न्यूज़ आई है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब मेरे को बताइए, प्रॉफिट बुक करना है कि इसमें से अभी भी बने रहना है? 2000 वाला लेवल हो गया पूरा सर? तो डिम्पी जी, पहले तो लाइटर पर आज आप थोड़ा पॉलिटिक्स पर ज्यादा स्टेटमेंट दे रहे हैं। डबल इंजन सरकार है या सबका साथ सबका विकास, तो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन रहा है आपके वहां से। और स्टॉक पर MCX की बात करें तो इंट्राडे के लिए अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो उनको डेफिनेटली बुक कर लेना चाहिए यहाँ पर 2000 2010 के वहां पर। और थोड़ा कोई कंजर्वेटिव है तो मुझे लग रहा है 2100 और 2120 तक के टारगेट दिख सकते हैं जल्दी 1-2 दिन में, तो वहां पर होल्ड करके चलिए। ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है, ऑलरेडी अच्छा खासा अपसाइड दिखा आज विद वॉल्यूम है, तो टेंशन की बात मुझे कुछ नहीं दिखा। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, आप इसे होल्ड करके रखें। लेकिन LNT पे भी एक अच्छी मूव है और उसमें इनफैक्ट आज भी 1.5% की मूव देख रही है। UBS का एक रिपोर्ट भी आया, इसमें टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है, 3600 तक का टारगेट यहाँ कर दिया है 3040 से। एक बार मयूरेश के साथ ये स्टॉक डिस्कस करते हैं। मयूरेश, एक बहुत ही फंडामेंटल रिच कंपनी है, नो डाउट, ऑर्डर विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब बड़े ट्रिगर्स जो इस रिपोर्ट में भी, UBS की इस रिपोर्ट में भी बताए गए हैं, वो अब बताए गए हैं कि किस तरह से CAGR और EPS ग्रोथ FY23 और 26 में क्या रह सकती है। कुछ बोलना चाहते हैं, मैं कुछ के पास आती हूँ, लेकिन 1 मिनट पहले मैं LNT पे ये व्यू ले लूँ। मयूरेश हमारे साथ हैं। मयूरेश, कुछ प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, आपके पास आते हैं। मयूरेश, LNT पर आप क्या टारगेट्स देखते हैं यहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो? प्रियंका, पॉजिटिव व्यू रहेगा, और जैसे मैंने कहा, एक प्रॉक्सी है इंडियन इकोनॉमी को लेके। जो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, जो स्लो मूविंग ऑर्डर्स है विद इन दिस आर गेटिंग स्लोली चर्न्ड अवे, और इसके वजह से जो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, क्योंकि काफी सारे ऑर्डर्स अच्छे मार्जिन के साथ आ रहे हैं। नेट वर्किंग कैपिटल डेज एक कंट्रोल में रहेंगे, और इसके वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में सुधार देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है एक बिल्कुल प्रॉक्सी है इंडियन इकोनॉमी को लेके। और अगर हम कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज हियर टू स्टे, और इंडियन इकोनॉमी बी दी टॉर्च बेरर अगले दशक के लिए, अगले सेंचुरी के लिए, LNT जरूर एक प्रॉक्सी के लिए होगा। तो बिल्कुल एक 18 से 20% की अपसाइड अगले 15 से 18 महीनों में LNT में मुमकिन। जो UBS दे भी रहा है, लगभग 3600 तक के टारगेट यहाँ पर UBS पर दिख रहे हैं। अब कुछ से बात करता है, कुछ ऐड करना चाह रहे थे। हमारे डायरेक्टर साहब बार बार मुझे कान में बोल रहे थे कि कुछ के पास जाओ, कुछ बताए, क्या कह रहे थे आप? मैं इनफैक्ट आपसे और डिम्पी से जानना चाहता हूं कि टेक अ गेस कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मैं किस स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूं। ये जो आपने दिए होंगे, आई थिंक, अब मैं वही याद कर रही हूँ कि आपको कौन सा IB रियल एस्टेट की बात होगी या MCX की बात होगी, कौन से स्टॉक की आप बात करना चाहते हैं, या रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया? चलिए, बाय गॉड्स ग्रेस द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स परफॉर्मिंग वेल इज एक्चुअली लॉन्ग, बट आपने सही आइडेंटिफाई किया, MCX। एंड आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। प्रियंका, डिम्पी, आपको ध्यान होगा मंडे को हमने जो ऑप्शंस का चैंपियन सेगमेंट है, इसमें 1900 का MCX का जो कॉल है ना, दिया था 120 और 150 के टारगेट्स के लिए। ये 199 200 रुपीज चल रहा है अभी। सो द ओनली पॉइंट हियर इज कि अगर आपके व्यूअर्स ने ये सुन के लिया हो तो मैं कहूंगा अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। आई थिंक इट्स एन अर्ली वीकेंड फॉर देम। चिल करें, अगर कल का दिन भी ब्रेक लेना चाहें तो ब्रेक लेके एंजॉय करें, बट दिस कॉल हैज डन फैबुलसली वेल एंड दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर, जैसे आपने MCX का नाम लिया। अच्छा, कुछ यही वैल्यू एडिशन चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से हम, ताकि हमारे व्यूअर्स का पैसा बनता रहे। MCX पर इस वक्त आप प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो आज हमारे एक्सपर्ट्स ने सुबह दिए भी, और इसमें से एक एक्सिस बैंक भी एक स्टॉक था। आई थिंक जय ने दिया है ये, या फिर आयुष ने दिया है,
आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेकिन बैंक्स में अभी तो फिलहाल कोई बड़ी तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन जो एक छोटा सा डिप जरूर आया था बाजार में वो बॉट भी हुआ है। 44,600 के ऊपर इस वक्त बैंक निफ्टी दिख रहा है और प्राइवेट बैंक्स की आज पार्टिसिपेशन भी ठीक दिख रही है। और इनफैक्ट फाइनेंस काउंटर्स भी आप देखें तो पिछले कुछ मिनटों में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, वहां पर भी मूव बेटर हुई है। क्या बैंक्स या फाइनेंस काउंटर में से कोई स्टॉक आप ऐड करेंगे प्रशांत? प्रियंका, मैं आज थोड़ा वेट करूंगा, बट जहां तक बैंकिंग की बात है तो डेफिनेटली ऐड करने के हिसाब से मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे लेवल पे। एक्सिस बैंक में थोड़ा वेट करूंगा, बट एचडीएफसी बैंक एट 1530 डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। 1510 का स्पॉट क्लोजिंग स्टॉप लॉस, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये 1575-80 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपके लिए। लेकिन केबल शेयरों में हम देख रहे हैं कि लगातार जो तेजी बनी हुई है, हालांकि आज थोड़ा सा सुस्ती है पॉलीकैब के शेयर में लगातार मोमेंटम के बाद। आपको क्या करना है, क्या यहाँ से शेयर ये और चलेंगे? क्योंकि देखिए हाउसिंग के ना प्रॉक्सी प्ले एक तरह से आप कह सकते हैं। हाउसिंग में, रेनोवेशन में अगर आप घरों की डिमांड बढ़ती है तो निश्चित तौर पर इन कंपनियों को सीधे सीधे तौर पर फायदा होता है। हालांकि एक रॉ मटेरियल वाला कंस्ट्रेंट है, कितना इनके लिए तनाव है ये समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। 9:45 पर एक खास चर्चा हम करने वाले हैं केबल स्टॉक्स को लेकर, वायर वाले सेगमेंट को लेकर, ईएमएस वाली कंपनियों को लेकर विस्तार चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल बने रहिए टीनो स्वदेश के साथ। लेकिन कुछ और स्टॉक्स, एक शेयर रत्नेश जरा आप चेक कीजिए, वैस्कॉन इंजीनियर्स। बहुत टाइम से हालांकि रडार पर ये नहीं आया है किसी के, लेकिन मूव्स इसमें ठीक ठाक आ रहे हैं वैस्कॉन के शेयर में। आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए इसमें? वेस्कॉन इंजीनियरिंग में को फॉर्मेशन काफी अच्छा देखने को मिलता है रिसेंट में। अब इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है थोड़ा सप्लाई जोन के आसपास में, ये 62-63 के आसपास में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा। हालांकि अभी चार्ट में किसी तरह की वीकनेस नहीं है, तो किसी के पास में है तो जरूर होल्ड कर सकता है। 54 के स्टॉप लॉस है। एक बार जो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 62 के ऊपर देखने को मिलेगा, उसको फिर लेके जाएगा 68 से 70 के आसपास में। तो बिल्कुल अभी बने रहे एक स्टॉप लॉस में। ठीक है, वेस्कॉन को लेकर ये व्यू। आज बाजार खुलने से पहले क्या खबर है शेयर में? डिम्पी ने हाईलाइट किया था पूर्वांकरा के शेयर को, 3% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो पूर्वांकरा चल रहा है शेयर 2.5% के आसपास की अभी भी तेजी है। साइंट के शेयर में देख रहे हैं कि आज अच्छी शुरुआत हुई है और लगातार ये चौथा पांचवा सत्र होगा जब इसमें लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट लौटी है। इस पर जरा आप मयूरेश जी व्यू दीजिए। अब मिड कैप में अगर हम बात करें, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तो साइंट प्रमुख है एक तरह से हम कह सकते हैं। क्या राय देंगे आप इस शेयर को लेकर? मोमेंटम बरकरार है और जैसे कमेंट्री रही है, साइंट हुआ, परसिस्टेंट हुआ, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वहां पे इजाफा जरूर होगा अगले कुछ तिमाहियों में। और मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंस साउंड कर रहे हैं ये दोनों कंपनी के, विद दी डिस्क्लेमर कि यहाँ पे प्राइसिंग इश्यूज भी उनको देख नहीं रहे हैं। तो हम जो बात करते हैं डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की या कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की, ये कंपनीज के लिए बरकरार रहनी चाहिए। एट द सेम टाइम जितनी भी वेज इंक्रीमेंट्स हुई है पिछले तिमाही में, EBIT मार्जिन्स पे जितना भी दबाव देखा गया था फॉर द क्वार्टर गॉन बाय, वो शायद नॉर्मलाइज होना चाहिए। एंड विद द टेलविंड दैट यू प्रोबेबली सीन, एक थोड़ा तड़का उससे भी आएगा विद टर्म्स ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अपसाइड रिस्क सिर्फ दो चीजों के लिए आता है मिड कैप आईटी कंपनीज के लिए। एक रन अवे प्राइस एक्शन जो हुई है और वैल्यूएशंस पे जो ये ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक इट्स फार अबव देयर मूविंग एवरेजेस पिछले 5 या 10 वर्षों के। और दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एन इम्पेंडिंग स्लोडाउन बोथ यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में, जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में एक ऑर्डर बिल्डिंग या ऑर्डर गिविंग एक्टिविटी होती है, क्या वहां पे एक थोड़ी स्लोनेस दिख सकती है जो शायद अगले के रेवेन्यू और डॉलर गाइडेंस को थोड़ा कम कर सकती है और बेस ऑन बेस इफेक्ट फिर पूरा प्राइस इन कर लेता है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मोमेंटम बिल्कुल बरकरार है। जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक्स लाइक साइंट है। ठीक है, डन। साइंट पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छा चला, आज भी 3% ऊपर है और कल भी 2-3% ऊपर था, मेरे को याद अच्छे से, और करीब 6% का रिटर्न ये 2 दिन में दे चुका है। और महेश कह रहे हैं अभी भी आप इसमें होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस। एक और चीज़ है, ज़रा इंडाइसिस को वापस लेके आइए, निफ्टी को। वो जो एक्साइटमेंट हम की बात थी आपसे कह रहे थे ना कि थोड़ा कम रखिएगा,
वो आपको दिख रहा होगा मार्केट के अंदर अभी भी करीब 13-14 पॉइंट ही ऊपर रह गए सिर्फ अभी निफ्टी। तो निफ्टी के पास थोड़ा दम लगाना के लिए इसको पहले 800 का पार आना होगा। 800 के पार आने के तो ये डर ही नहीं पैदा होगा। आपके बच्चे डरेंगे नहीं तो आपके कहना कैसे मानेंगे। तो ऐसे ही निफ्टी के अंदर जो शॉर्ट्स पड़े हुए हैं ना, जब तक वो कवर होंगे नहीं तो बाजार चलेगा ही नहीं। वो शॉर्ट्स का सबका स्टॉप लॉस लगा हुआ, सबका तो नहीं बहुतों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है 19,800 850 वाली रेंज का। तो जब तक वो कटेगा नहीं बाजार में प्रेशर बना रहेगा। एक और शेयर है मन्नापुरम, आज हमने सुबह डिस्कस आपके सामने किया था और ये बताया भी था कि ये शेयर थोड़ा चल सकता है। एक बार खुश मेरे को आपसे ये पता करना है मन्नापुरम पे आपका टेक क्या है। मैं चाहता हूँ कि इसको 150 पे प्रॉफिट बुक ना किया जाए, कम से कम 160 तक रखा जाए। तो क्या हम सही सोच रहे हैं 160 तक रख लें? रख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हो सकता है थोड़ी सी मशक्कत लगे यहाँ पे, 2-4 दिन आपको एटलीस्ट वेट करना पड़े, क्योंकि नियर टर्म रेजिस्टेंस भी इसी के आसपास है। डेरिवेटिव डेटा में देखूं तो मैं कॉल 150 और 155 इन दोनों स्ट्राइक्स पे ही अच्छा खासा बना हुआ है। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब नहीं लग रहा, लेकिन मान लीजिए अगर आप कुछ हफ्तों के लिए वेट कर सकते हैं तो आई थिंक 160 का एक टारगेट है जो फेयर नंबर लग रहा है, जिसको आप लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसको 144 के करीब लेके चले, जहां पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज बन रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंट रहें तो 160 के लेवल्स आपको आने वाले कुछ हफ्तों में इसमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पोजीशंस बाय है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो एक बार बाय भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा थोड़ा वॉल्यूम कम रखना है, क्योंकि अब एक तो आज से एक्सपायरी भी है और अगली सीरीज़ के कुछ शेयर हम ढूंढ के आपके सामने रख रहे हैं। उसमें से मन्नापुरम शेयर नंबर 1 बना सकते हो आप। अभी IRCTC के बारे में भी पता करूंगा, लेकिन ठीक उससे पहले मैं आपको जरा इंडिया विक्स दिखाना चाहता हूँ। ये ना 12 के पास पहुँच गया इंडिया विक्स। इस जगह पर आके इंडिया विक्स का 12 के पास पहुँचना ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मेरे को, पहला पॉइंट। दूसरा, क्योंकि पुल बैक नहीं आया ना, पुल बैक थोड़ा होता तब भी होता। अभी क्या आप बॉटम पे खड़े हो और आपका इंडिया विक्स बढ़ गया वापस से। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दीजिए जरा, बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स का आपको थोड़ा आंकलन लगेगा। NSE BSE को ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा, इसके अंदर बहुत बड़े शेयर और चर्निंग होगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एडवांस डिक्लाइन F&O वाला, क्योंकि इन्हीं में वेटेज वाले शेयर हैं। जो पौने 200 शेयर है ना, वो इसी के अंदर ही हैं जो इंडाइसिस को तय करते हैं। और आप देखते हो इंडाइसिस को, 1200 शेयर थोड़ी देखते हैं हम, मार्केट के अंदर जाके चेक करेंगे, देखेंगे किसको, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, इन सब। तो उसके लिए इस सबको F&O को देखना बहुत ज़रूरी होता है। 113 शेयर है आज। मार्केट को अगर पुल बैक करना है ना तो कम से कम इसको ये बदला करना पड़ेगा। 114 शेयर ऊपर आने पड़ेंगे, 70 नीचे लाने पड़ेंगे, तभी होगा मूव। नहीं तो होगा क्या, चर्निंग बीच में एक पोलाइट एक्सपायरी के तौर पर आप सीरीज़ को देखेंगे। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे, सीधा शेयर्स पे। महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र या महाराष्ट्र बैंक, जैसे भी आप कहना चाहें, 48 रुपये का भाव है। एक बार आप चेक करेंगे प्रशांत। वैसे आपको मैं बधाई दे दूं, आपका क्रॉम्पटन आज बहुत ज़ोर का चला। मैं सच्ची बताऊं, मैंने आज क्रॉम्पटन पहले देखा कि मैं भी क्रॉम्पटन ले लूं, लेकिन मेरे को क्रॉम्पटन में मेरा मन नहीं बैठा, इसलिए मेरे को छोड़ दिया। लेकिन आपने जैसी क्रॉम्पटन बोला, मैंने चार्ट चेक किया तो मेरे को उसके बाद ठीक लगने लगा। तो पहले तो आपको बधाई, 3% आपके क्रॉम्पटन की। और अब आपको महाराष्ट्र बैंक के बारे में बताना है सर। डिम्पी जी, क्रॉम्पटन बहुत क्लियरली मेरे लिए एक बेस बना हुआ था, और मैं नॉर्मली जब मार्केट थोड़ा टर्बुलेंट हो तो मैं बेस फॉर्म जो वो शेयर्स प्रेफर करता हूँ ब्रेकआउट की वजह, क्योंकि ब्रेकआउट फेल हो सकता है, बट अगर बेस बनाए तो वहां से पिकअप मार्केट के साथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखूं या कोई भी छोटे बैंक जो है आप देखें, तो मुझे लगा ओवरऑल एक बहुत अच्छी मूव आ चुकी है। बट यहाँ पे लॉजिकली सेंसिबली एक प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं कुछ परसेंट में बांधना होगा। आपके पास अगर जो भी पोजीशन है, मेरे हिसाब से हम ऑलमोस्ट 50 के नजदीक है, तो आप कम से कम 30% प्रॉफिट बांध लीजिए, बाकी आप होल्ड कर सकते हो। और आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 44। अगर कोई खरीदना भी चाहे, रिस्क ज्यादा है बट क्योंकि कैश में आप 44 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ये व्यू। मरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। बाजार में आज भी दम नहीं है, हम ये कह सकते हैं। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा मूड कैसा है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट संकेत उतने खराब नहीं हैं, अभी भी जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है पूरी तरह से वहां पर बुल्स का दबदबा हम कह सकते हैं। लेकिन निफ्टी बिल्कुल सपाट, सारे के सारे गेंस हवा, 6 अंकों के आसपास की तेजी है मामूली सी। और निफ्टी बैंक में भी बिल्कुल सपाट कारोबार, 20-25 अंकों के आसपास की बढ़त वहां पर बाकी रह गई है। HDFC बैंक से हम सपोर्ट की बात कर रहे थे।
HDFC बैंक के अगर हम शेयर की बात करें तो जहां पर शुरुआत हुई है वहां से ये शेयर अब नीचे आ गया है, बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है, हर निशान में अब टिकने की जद्दोजहद चल रही है। इसके अलावा ICICI बैंक जहां से कि अच्छा खासा वेटेज है, अगर हम ICICI बैंक के शेयर देखें तो वहां पर भी शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अब ये शेयर लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी बैंक की भी हालत हम वही कहेंगे, ज़्यादा वहाँ से कुछ उत्साह नहीं है। IT स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी हम देख रहे हैं कि कमजोरी है, खासतौर से टेक महिंद्रा 2% ये कमज़ोर है। कुछ टेक महिंद्रा आपको लगता है क्या और ये कमज़ोर हो सकता है क्या दिन के दौरान? अभिषेक देखिए चांसेस हैं कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्लाइड और आ सकता है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज को जहां ये रिस्पेक्ट करके चल रहा था, आज उसके नीचे स्लिप हुआ है और मार्केट के साथ ही नीचे और स्लाइड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा कंफर्ट यहाँ पे ये रहेगा कि 1250 का जो लेवल है ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन है, तो डाउनसाइड यहाँ से शायद हो सकता है आज के आज बहुत ज्यादा ना हो। तो कोई फ्रेश शॉर्ट करना चाहे तो मैं कहूंगा वो फिलहाल अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है, थोड़ा वेट करें, 1250 के नीचे स्लाइड होगा तब आपको यहाँ पे और जो लेवल्स हैं ये और गहराते हुए नजर आएंगे। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें, वीकनेस स्टॉक में है, नजर आ रही है, बट अब सपोर्ट जोन के करीब जा रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है आप अवॉइड करें। ठीक है, फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक को आप देखिए, अब दोनों के दोनों इंडेक्स अब ये लाल निशान में फिसलते हुए 19,700 के आसपास से निफ्टी, यानी कि ओपनिंग टिक्स में हम 19,800 की बातचीत कर रहे थे, मतलब लेवल सेटल होने से पहले आपको इस तरह दिख भी रहे थे, 50 अंक ऊपर सेटल हुआ, उसके बाद ओपनिंग हुई और अब ये लाल निशान में बाकायदा दोनों के दोनों इंडेक्स आ गए हैं। तो कमजोरी साफ है, मतलब स्ट्रेंथ आ ही नहीं रही है। HDFC बैंक की बात कर लीजिए, आप रिलायंस की बात कर लीजिए, ICICI बैंक की बात कर लीजिए, क्योंकि ये वेटेज के हिसाब से बड़े स्टॉक्स हैं। वेटेज वाले जो कुछ स्टॉक्स आज आपको सहारा देते हुए दिख रहे हैं, अब वो है L&T का 1.5% के आसपास की मजबूती है, क्योंकि इस पर रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, 3600 के टारगेट आए हैं। ITC के शेयर में हमने देखी थी कि शुरुआत आज थोड़ी सी शांत हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, मतलब 450 वाले लेवल को पार करके आगे बढ़ने में ITC को ना संघर्ष करना पड़ रहा है, और ये साफ साफ हमें ये डेटा दिखा भी रहे हैं। तो मामला थोड़ा सा कमजोर है। और कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में अगर आप पेंट्स की बात कर लें, एशियन पेंट्स, क्योंकि क्रूड वाला फैक्टर है, कच्चे तेल के भाव $97 के ऊपर गए हैं, तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है। क्रूड के इंपैक्ट वाले कुछ और जो स्टॉक्स हो सकते हैं, जैसे कि टायर, वहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर है। आप JK टायर को उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको थोड़ी सी नरमी दिखेगी। MRF के शेयर में भी हल्की सी नरमी है, और बाकी FMCG की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर, मैरिको, कोलगेट समेत तमाम शेयर ये आपके सामने दिख रहे हैं। रत्नेश, कई मौके आपको दिख रहे हैं FMCG में कुछ यहां से शॉर्ट करने के कंजम्पशन वाले स्पेस में? सब बहुत ज्यादा वीकनेस, तो जैसे आपने जिक्र करा अभी JK टायर है, बालकृष्णा या किसी दूसरे स्टॉक के FMCG, जैसे हिंद यूनिलीवर का FMCG में अगर जाते हैं हम, तो हिंद यूनिलीवर बहुत ज्यादा इसमें मोमेंटम तो नहीं दिखते, बाकी हाँ हिंद यूनिलीवर में एक बार जरूर एक थोड़ा सा आप चांस ले सकते हैं। बहुत बड़ा मोमेंटम तो नहीं, 2500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। नीचे में कहीं पे बहुत 2440 या 2430 ये टारगेट आ सकते हैं, बट ऐसे बहुत ज्यादा मोमेंटम या बहुत बड़ा मोमेंटम अभी हाल फिलहाल नहीं दिख रहा नीचे से। तो ये तो बात हुई HL पर। क्या एक क्लियर ट्रेड ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए तो बनता है? ONGC में भी आज एक मूव है, और ब्रेंट जब तक तेज है तब तक क्या ये ट्रेड एक वैलिड ट्रेड है? प्रशांत, ONGC को ट्रेड करेंगे या कैश ही ऑप्शन ठीक रहेगा? क्योंकि हो सकता है वॉलेटाइल मूव हो, थोड़ा सा नीचे क्रूड आए तो आप ऑप्शन ट्रेड में स्लिप भी कर दें वो प्रीमियम। क्या ONGC को आप ट्रेड करेंगे, ऑप्शंस के जरिए बेहतर रहेगा या फिर कैश मिले? डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है, तो स्प्रेड करना पड़ेगा, उससे बेटर होगा आप कैश में करो। और ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है, थोड़ा रेजिस्टेंस पे है, बट अगर कोई करना चाहे तो 183.50 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर ये पिकअप हो जाए, आपको 195 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। राइट, तो अभी कैश में ट्रेड करना बेहतर रहेगा। 190 तक के लेवल आप बात कर रहे हैं ONGC से। हमने देखा कि बाजार डिफेंसिव तो नहीं है, लेकिन कुछ फार्मा के स्टॉक्स बहुत क्लियरली ऊपर आ रहे हैं, और उसमें लॉरस लैब भी पिछले 2-3 दिन से एक अच्छी मूव दिखा रहा है। कोई बड़ी मूव नहीं आई, बट साइंस क्या? जय बताएंगे। जय आप है ना? जय, लॉरस लैब में क्या ट्रेड लेंगे?
सर लॉरस लैब में अभी थोड़ा इंतजार करूंगा, अराउंड 400 के लेवल को पार करने के लिए थोड़ा मशक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 400 टू 401 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर पार करने के बाद ही मैं फ्रेश ट्रेड लेना चाहूंगा, और उसके बाद मुझे लग रहा है अपसाइड वापस से आ सकता है। 420 425 के लेवल्स पहले दिख रहे हैं मुझे, या उसके बाद तो अभी के लिए थोड़ा मैं वेट करूंगा, बाजार को थोड़ा रिकवर होने दूंगा, फिर बाय करने का ट्राई करूंगा। आज थोड़ा ना शेयर ढूंढने में दिक्कत हो रही है। एक्चुअली इसलिए हो रही है दिक्कत, एक तो इंडाइसिस का बेस नहीं हमको मिल रहा, क्या हम तेज़ हैं, क्या हम वीक हैं, क्या हम रेंज में हैं। चलो मैं मान भी लेता हूँ कि हम रेंज में हैं, तो फिर स्टॉक्स में दम नहीं आता। अगर स्टॉक्स में दम भी आ जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम कहीं फंस से ना जाएं ऊपर शेयर्स पे, है ना। जो शेयर चल रहे हैं सो चल रहे हैं, जैसे 2 शेयर्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट सो चल रहा है, चल ही रहा है। अब आप कल नहीं इसको खरीद पाए ये सोच के कि चल रहा था, आज आप नहीं खरीद पाए होंगे ये सोच के कि चल रहा है। दिखा दीजिए ज़रा 7 दिन का इसका मूवमेंट, आपको पता लग जाएगा। 1 महीने के अंदर 43%, 1000 रुपये चल गया। तो कई बार ना शेयर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो शेयर चल रहा होता है ना आप उसको पकड़ ही नहीं पाते। मैप माई इंडिया, कल संतोष जी की कॉल थी, वो हमने नोटिस भी करवाया कि मैप माई इंडिया आपकी बहुत अच्छी कॉल है, कल चला। अच्छा, कल लोगों ने इसलिए भी हो सकता है ना खरीदा हो कि भाई ये तो चल रहा है, आज फिर चल गया 6%। तो कई बार ट्रेडिंग भी एक अपने आप में कला है। अब बीएससी एमएससी करते हैं ना, मेरे को लगता है ट्रेडिंग का भी एक कोर्स होना चाहिए, जिसमें अपनी भावनाओं को, अपने ट्रेड को कैसे पकड़ना है, कैसे छोड़ना है, इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर ये। खैर एनी हाउ, ये तो एक सैद्धांतिक मामला है, बाद में देखेंगे। एक शेयर मेरी लिस्ट में आया हुआ है ऑयल इंडिया, ओएनजीसी का भाई है ये ऑयल इंडिया, ये चल रहा है। एक बार प्रशांत आप चेक करोगे ऑयल इंडिया? जी, यहाँ पे डिम्पी जी ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, बट ऊपरी लेवल पे बहुत क्लियर 300 के ऊपर सेलिंग आ रही है, तो मेरी सलाह होगी कि प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। ब्रेकआउट एक्सपेक्ट मत कीजिए, उससे अच्छा लॉजिकल डिसीजन ये होगा कि इस लेवल पे आप ट्रेल करो। 298 चल रहा है, 296 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो और फ्रेश बाय तब करो जब ये 305 के ऊपर निकल जाए। ठीक है, 305 की वेट कर लेते हैं। और मैं बताऊं, जो लेवल्स आपको एक्सपर्ट बताते हैं ना 305, अब आपको लगेगा कि 7 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है, हम पहले ले लेते हैं, उल्टा 7 रुपये सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जब तक वो लेवल्स पार ना हो जाए, चल ना जाए शेयर। गाड़ी का समय मान लीजिए 3 बजे आने का है, आप स्टेशन पे पहले पहुंच जाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी तो 3 बजे ही चलेगी ना। तो ऐसे लेवल्स का मतलब है 305 के बाद ही ये शेयर और तेज़ होगा, टिल तब तक तेज़ नहीं होगा। आप लेके बैठ जाओ, आपका रिस्क है। हाँ, आते हैं कुछ एक और शेयर जरा चेक करवा लेते हैं। मारुति पे काफ़ी चर्चा हो रही है और कई लोगों ने 12,000, कईयों ने 13,000 का टारगेट दिया है। मैं अगली सीरीज़ के जब शेयर ढूंढ रहा था तो मेरे को लगा मारुति को भी ले लेना चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं उस पर बैठ रहा। एक काम करते हैं, ऑप्शन के चैंपियन हमारे साथ जुड़ गए, पहले उन ऑप्शंस का चैंपियन पता कर लेते हैं, फिर मारुति पे चर्चा करेंगे। इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे जरा हम एक आज ऑप्शंस का ट्रेड पता कर लेते हैं। उनके कंधों पर काफ़ी भार है स्नेहा, तो आपको बताना है आज का ऑप्शन का चैंपियन कौन सा है। जी, अगर आप इंडिविजुअल काउंटर्स में ट्रेड करेंगे तो मुझे एक्सिस बैंक की काउंटर काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। अगर आप देखें तो ये स्टॉक में लास्ट 2 दिनों में काफी अच्छी, आज भी नियरली 1% के आसपास ऊपर है ये काउंटर। मुझे लगता है इसमें 1040 की जो अक्टूबर सीरीज की कॉल ऑप्शन है उसे बाय करना है। 24-25 के आसपास ट्रेड करा है, वहाँ पे आपको यही लेवल्स पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 13 का रहेगा, टारगेट इसमें 42 के रहेंगे। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो लॉस हो सकता है इसमें दैट इज 7.5 थाउजेंड का, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 10.5 तक के इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, 7,500 तक का लॉस होगा और 10,500 तक का ट्रेड आपको मिल जाएगा। ये एक्सिस बैंक की 1040 की कॉल है, 23 रुपये में आपको मिलेगी। वापस ले आइए, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कई बार हमने बताया, 1040 23 रुपये में आपको मिलेगी। और इसका जो टारगेट है 42 रुपये है, 13 का स्टॉप लॉस है, 10,500 का है और 75 का आपका ये स्टॉप। और ध्यान रखिए सब अक्टूबर का है, सितंबर का मत लेना, आज ही एक्सपायर हो जाएगा। ठीक, अक्टूबर की कॉल है 1040 की। तो ये स्नेहा की आज का एक्सिस बैंक है। आज आयुष ने भी हमको एक्सिस बैंक दिया था सुबह सुबह, उनकी 2 कॉल्स में से एक मेट्रोपोलिस, एक एक्सिस था, और एक्सिस का ऑप्शंस का सौदा भी आपको मिल गया। खुश, मैं जो अक्टूबर वाले शेयर्स की एक सीरीज़ की एक लिस्ट बना रहा था, उसमें मन्नापुरम को मैंने डाला, दूसरा मैं सोच रहा था कि थोड़ा मारुति को देख लूँ, लेकिन मेरा
कनेक्शन नहीं बैठ रहा मारुति पे, तो मैं क्या सही फैसला ले रहा हूँ मारुति को भी प्लस करने का? एक IRCTC है, अगर मारुति आप नहीं दोगे ना तो उसको रिप्लेस करके मैं IRCTC आपके सामने रखता हूँ, जरा मेरे को वो क्लियर कर देना, अक्टूबर के लिए रखूँ कि नहीं? तो डिम्पी देखिए, मारुति पे तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे 10,500 का एक नियर टर्म रेजिस्टेंस था, जिसको क्रॉस करके स्टॉक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ी सी फ्लैटनिंग अगर आपको दिख रही है बिटवीन येस्टरडे एंड टुडे, तो उसका कारण ये है कि एक्सपायरी है, उसके चलते थोड़ा सा यहाँ पे आपको म्यूटेड मूव जो है ये देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल सेटअप मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। आई नॉट बी सरप्राइज कि 11,000 और उसके ऊपर के लेवल्स आपको बहुत जल्द इसमें देखने मिले, प्रोबब्ली एज सून एज नेक्स्ट वीक। और इसीलिए आपको ध्यान हो तो हमने कल मारुति सुजुकी का 26 अक्टूबर वाली एक्सपायरी का 10,700 का जो कॉल है वो 225 पे ऑप्शंस का चैंपियन सेगमेंट में रेकमेंड किया था, और अभी 260 के आसपास चल रहा है। तो ट्रैक्शन तो ऑलरेडी है इसमें। मुझे लग रहा है अक्टूबर सीरीज के लिए भी इसमें दम है। ये आने वाले कुछ दिनों में और ऊपरी लेवल्स दिखा सकता है, तो आप लेना चाहें तो बिल्कुल इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेश एंट्री के लिए वो रहेगा करीब 10,300 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास का। ठीक है, नई एंट्री के लिए 10,300 का स्टॉप लॉस मारुति सुजुकी के लिए। बाजार की शुरुआती तेजी सारी की सारी गायब हो गई है। जो करंट दिख रहा था या फिर उसके जो संकेत आ रहे थे अब वो गायब है। निफ्टी बैंक सपाट है, निफ्टी भी सपाट है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा ऊपर है, निफ्टी थोड़ा सा नीचे। कुछ दिग्गज हम ये कह सकते हैं कि ये सपोर्ट देने काम कर रहे हैं। अगर हम मेटल स्टॉक्स को देख लें, हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, वहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट है। LNT ऊपर है, लेकिन दूसरी ओर टेक महिंद्रा से कमजोरी है। बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और बाकी कंजम्पशन में ब्रिटानिया ITC, ये भी शेयर कमज़ोर हैं। तो ये बाजार का हाल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक सेगमेंट लगातार बजिंग है, केबल और वायर का सेगमेंट, वहाँ पर चमक बरकरार है। आज की सुस्ती पर मत जाइएगा। पिछले दिनों जो हमने तेज़ी देखी है हम उसकी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये तेज़ी और बढ़ेगी? हालांकि एक कहीं ना कहीं क्रूड के डेरिवेटिव्स का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल में उनका एक हिस्सा होता है, इसको भी समझेंगे। और आगे डिमांड कैसी दिख रही है, क्योंकि देखिए Q2 थोड़ा सा ना, दूसरी तिमाही जो होती है, दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये थोड़ी सी कमज़ोर रहती है। लेकिन ये कमज़ोरी इस बार दिखी नहीं, लगातार तगड़ी डिमांड रही। आगे तो खैर फेस्टिवल सीजन भी है, लोग घरों की बाइंग भी करते हैं, तो निश्चित तौर पर इनके लिए डिमांड बढ़ती हुई दिखती है। जरा समझ लेते हैं कि आगे अभी कितनी तेजी होगी हैवेल्स में, KEI में, पॉलीकैब में। ये शेयर आगे कैसा करेंगे? हमारे साथ हैं कि एक बेहद खास मेहमान, ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए, बताने के लिए और शेयरों की पहचान करने के लिए भी। शेर खान से एसोसिएट VP रिसर्च खदीजा मंत्री। खदीजा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे यही समझेंगे, देखिए लगातार तेजी हमने देखी है कि KEI का शेयर 2,500 रुपए के ऊपर निकल गया, पॉलीकैब का शेयर 5,000 रुपए के ऊपर निकल गया, तो मोमेंटम लगातार बरकरार है और मार्केट कैप में ना सिग्निफिकेंट हमने जंप देखा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक वैल्यूएशन वाला जो फैक्टर है, थोड़े से उसको नजर में रखनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े से स्टॉक्स महंगे हो गए हैं, नया निवेश करते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए? जी हाँ, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए अब मुझे थोड़ा अपसाइड कम लग रहा है केबल्स कंपनीज में, बिकॉज Q1 के जो नतीजे थे वो काफी अच्छे थे। पॉलीकैब का 50% वॉल्यूम ग्रोथ था और सबका 20% वॉल्यूम ग्रोथ आया था, दूसरी कंपनीज का भी। तो अब Q2 में थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ भी सबड्यूड होगा एंड वैल्यूएशन ऑल्सो एट पीक। वी हैव नेवर सीन सच वैल्यूएशन इन केबल्स कंपनीज पहले। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो अपसाइड कम हो सकता है, Q2 के बाद थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है। बट इफ यू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, तो उसमें क्या हो रहा है कि सभी कंपनीज कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं। हेवेल्स है, पॉलीकैब है, KEI इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 1-2 साल तक जो डिमांड है वो जबरदस्त रहेगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, रियल एस्टेट से, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, सब इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी काफी तगड़ी डिमांड आएगी। और एक्सपोर्ट बिजनेस भी सबका अब स्केल अप होगा, बिकॉज अभी तक सिर्फ 5 से 10% ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है मोस्टली कंपनीज का, केबल कंपनीज का। तो वहां पे भी उन्हें डिमांड दिख रही है, मिडिल ईस्ट में, लैटिन अमेरिका में। तो इफ अगर हम कैपेसिटी एक्सपेंशन देखें और कंपनीज जिस तरह से निवेश कर रही है कैपेसिटीज बढ़ाने में, तो लॉन्ग टर्म में फिर वैल्यूएशन एडजस्ट हो सकते हैं अगर अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा अच्छी आ गई तो।
खजीदा, वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि ऑफ कोर्स वैल्यूशंस इनके काफ़ी हैं, कहीं ना थोड़े से महंगे ज़रूर कुछ स्टॉक्स हो गए हैं। और आप जो ये बात कर रहे हैं कि कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, कैपेक्स कंपनीज अनाउंस कर रही हैं, तो क्या उस केस में दोनों सिनेरियो हमें समझाइए प्लीज़ कि ये जो स्पर्ट हम देख रहे हैं पिछले कई क्वार्टर से, और क्योंकि कंपनियां गाइडेंस अब तक जो दे रही हैं वो 16-17% की गाइडेंस दे रही हैं, कैपेक्स भी एट द सेम टाइम साथ में करने की बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर सप्लाई जैसा एक सिनेरियो भी हो सकता है क्या? ओवर सप्लाई का तो इतना सिनारियो होना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज कैसा है ना कि एक्सपेंशन जो हो रहा है वो सारी कंपनीज एटलीस्ट 90% कैपेसिटी पे पहुंच के फिर एक्सपेंशन कर रही है, और एकदम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। जैसे केआई का जो केपेक्स है वो अभी 300 to 350 करोड़ है। हेवेल्स इंडिया ने भी कर्नाटका में जो एलटी केबल्स के लिए जो कर रहे हैं केपेक्स वो 300 to 400 करोड़ है, और उसमें वो रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं 500 करोड़ तक की। तो वो पॉसिबल है का जो डिमांड है अगर वो भी रही स्टेबल रही तो उसमें भी वो लोग उतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो 1-2 साल के लिए मुझे नहीं लगता है कि ओवर सप्लाई हो जाएगा, बिकॉज फिर ये भी हो रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट्स भी ओपन अप हो रहे हैं इंडियन कंपनीज के लिए, बिकॉज दूसरी जो कंट्रीज है वो China Plus 1 ऑप्शन देख रही है। तो अगर हम लोग लास्ट साल ईयर का भी देखेंगे तो KEI है, पॉलीकैब है, इन सब के एक्सपोर्ट रेवेन्यूज की भी ग्रोथ हुई है, हालांकि लोअर बेस पे हुई है लेकिन फिर भी ग्रोथ है, और सब कंपनीज बुलिश हैं ऑन एक्सपोर्ट्स आल्सो। तो थोड़ी कैपेसिटी एक्सपोर्ट्स मार्केट के लिए भी हमारी डिविएट हो सकती है बाद में। मेरे डोमेस्टिक डिमांड तो बहुत स्ट्रॉन्ग ही, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पूरा स्पेस अच्छा खासा बजिंग है। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि केबल एंड वायर स्टॉक्स में किस तरह का अपसाइड दिख सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया खजीदा आज समय देने के लिए और ये डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।